तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एग्जाम्पशंस को आगे बढ़ाया था, ठीक है। ये लेक्चर में वी आर गोइंग टू गो फर्दर विद द एंट्रीज ऑफ द एग्जाम्पशन, ठीक है। हम लोगों ने लास्ट टाइम जो है वो आप लोग का कंस्ट्रक्शन वाला जो पार्ट था वो खत्म किया था। आज हम लोगों को ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज से स्टार्ट करना है, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज से स्टार्ट। चलो ओके, अभी क्या क्या चीजें एग्जाम्प्ट है इस केस में वो भी हम लोगों को देखना है, ठीक है। सो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, हम लोग एयर ट्रैवल करते हैं, हम लोग व्हाट से कि ट्रेन ट्रैवल करते हैं और हम लोग वाटर ट्रैवल भी करते हैं, ठीक है। तो ये तीनों मोड से जो बेसिक वाला ट्रांसपोर्ट होगा ना वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा आप लोगों का। और जो एकदम व्हाट से कि सबसे पहले चीज टूरिज्म वाला तो कभी एग्जाम्प्ट कर ही नहीं सकते, बिकॉज वो चीज तो हमेशा से टैक्सेबल हो जाए, करेक्ट है। क्योंकि टूरिज्म ऐसा चीज है कि जब आप खर्चा करने के लिए रेडी हो जाए, यू आर रेडी टू एक्सपेंस आउट एनीथिंग बिकॉज यू आर गोइंग आउट फॉर द पर्पज ऑफ एंजॉय, करेक्ट है। तो वहां पे अगर 10-15 रुपए टैक्स भी लग जाएगा ना तो भी सामने वाले को फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर है। तो वो चीज पे नहीं आएगा, मतलब वो चीज पे एग्जामिशन नहीं आएगा। सेकंड इज इफ यू आर चूजिंग कंफर्ट, सेकंड इज इफ यू आर चूजिंग कंफर्ट ओवर द बेसिक ट्रांसपोर्टेशन। अगर आप बेसिक ट्रांसपोर्टेशन के अंदर कंफर्ट ढूंढ रहे हो तो इन दैट केस दैट एक्सेस वाला पार्ट विल ऑलवेज बी टैक्सेबल, बिकॉज कि बेसिक वाले नेसेसिटीज जो है वो हम एग्जाम्प्ट करवा सकते हैं, बट जो अपर वर्जन है उसको नहीं करवा सकते। समझ में आया, ठीक है। तो उसी रिलेटेड आज अपने को प्रोविजंस यहाँ पे चेक करना, एक सेकंड ना, और कोई आया रहेगा तो एंटर कर देते हैं साथ में, नहीं है तो अच्छा। Okay, so transportation of passengers with or without accompanied baggage, what we say ki by air in an economy class, embarking from and terminating in an airport located in state of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura and Bagdura located in West Bengal. बराबर है। अब यहाँ पे ये उन्होंने क्या किया, जनरली आप देखोगे ना तो जो ईस्टर्न स्टेट्स है वहां पे ना कनेक्टिविटी इतना नहीं, प्लस लोग वहां पे जाते नहीं, टूरिज्म के लिए भी बोलो या बाकी चीजों के लिए भी बोलो, बिकॉज वहां पे उतना डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है। घूमने के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी थोड़ा थोड़ा बना है बट फिर भी, करेक्ट है। तो उन्होंने क्या बोला, ऐसा कोई भी एरोप्लेन इकोनॉमी क्लास के थ्रू, कोई भी एरोप्लेन में अगर आप टिकट बुक करते हो विच इज एन इकोनॉमी क्लास विच इज लैंडिंग इन दैट स्टेट, व्हाट इज की स्टेट, या तो वहां से टेक ऑफ कर रहे हैं, दोनों आपको एग्जाम हो जाएगा वो पूरा का पूरा टिकट विद रिस्पेक्ट टू द ट्रैवल। समझ में आया। तो इससे क्या हो जाता है, चीपर फ्लाइट्स फॉर दैट एरिया। अगर आप ऑप्शंस ढूंढ रहे हो ट्रैवल करने के लिए या घूमने के लिए और इसमें अगर ये ऑप्शन आ जाते हैं तो आपको कंपैरेटिवली अगर 18% जीएसटी बोलो तो 20% का प्राइस फ्लक्चुएशन दिखेगा, 18% का प्राइस फ्लक्चुएशन आपको दिखेगा वर्सेस एनी अदर पर्टिकुलर स्टेट। समझ में आया। तो इसके लिए ये बेनिफिट देके रखा है यहाँ पे। सेकंड इज नॉन एयर कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट कैरेज अदर देन रेडियो टैक्सी फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पैसेंजर्स एक्सक्लूडिंग टूरिज्म कंडक्टेड टूर और चार्टर और हायर, बराबर है। तो अब इस केस में क्या हो गया, नॉन एयर कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट कैरेज मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज इज बेसिकली ऐसा कैरेज जहाँ पे आपने वो पर्टिकुलर गाड़ी आपने रेंट पे ले लिया है और अब वो 1 दिन 2 दिन जो भी आपका व्हाट इज की टर्म है उस टर्म के लिए आप उसको कैसे भी घुमा सकते। हम लोग व्हाट इज की जाते हैं तो इन दैट केस हम लोग उसको लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एयरपोर्ट से निकल के घर आ रही हूँ तो इन दैट केस में कॉन्ट्रैक्ट कैरेज कर लेती हूँ। अब उस केस में अगर मुझे कहीं और जाके आना है तो वो भी मेरे को अलाउ कर देगा कि अच्छा हाँ इधर से ले लेना मैडम, इधर से ले लेना, वैसा, ठीक है। बट इट डज नॉट व्हाट इज की इंक्लूड टूरिज्म, पहला चीज, ठीक है। कंडक्टेड टूर, कंडक्टेड टूर क्या होता है, जहाँ पे आपके साथ गाइड होता है जो आपको पूरा बताता है कि अरे ये ऐसा है वो वैसा है, दैट्स कॉल्ड एज कंडक्टेड टूर, जहाँ पे इट इज इंक्लूसिव ऑफ दैट एवरीथिंग, दैट इज इंफॉर्मेशन, पूरा का पूरा आपका सेटअप सारा चीजें उसके अंदर इंक्लूड, ऐसे, ठीक है। वो भी नहीं आएगा। एंड चार्टर और हायर अगर आपने करके रखा है तो वो भी नहीं आएगा, बिकॉज ये वाले क्या हो जाते हैं फिर फैंसी वाली चीजों में आ जाते हैं। समझ में आया, ठीक है। अदर देन दैट जो बेसिक कॉन्ट्रैक्ट कैरेज रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल बेसिक जो टैक्सी वाला कार हो गया या ऐसा वाला पार्ट हो गया, तो वो आपने अगर बुक किया हुआ है जनरल वाले पार्ट के लिए तो वो चीज नहीं आएगी। ऑफिस से घर आने के लिए, घर से ऑफिस आने के लिए भी हो सकता है, इट कैन बी एनी। समझ में आया। थर्ड इज स्टेज कैरेज अदर देन एयर कंडीशनर स्टेज कैरेज, बराबर है कि नहीं, नॉर्मल स्टेज कैरेज। इनके डेफिनेशंस भी नीचे है अपने पास, इसमें क्या आता है वो भी हम लोग एक बार चेक करेंगे, ठीक है। However, nothing contained in the item B and C above shall apply to services supplied through electronic commerce operator and notified under 9(5). क्योंकि अगर यही टैक्सी अगर आपका ओला में आ जाती तो इन दैट केस वो 9(5) के अंदर लिस्टेड है, तो इन दैट केस वो टैक्सी का जो भी फेयर रहेगा उसके ऊपर ओला विल पे द जीएसटी। तो इन दैट केस अगर आप वो ईसीओ के थ्रू आ रहे हो तो इनके ऊपर भी जीएसटी लगता है, बिकॉज उसके ऊपर जो जीएसटी पे करने का लायबिलिटी वो टैक्सी वाले पे नहीं आता है, वो किस पे आता है, ईसीओ पे आता है, ओला वाले पे। समझ में आया। तो इन दैट केस उस केस में वो एग्जम्पशन हट जाए, ठीक है। सेकंड इज सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ द पैसेंजर्स विद और विदाउट द अकम्पनीड बिलोंगिंग्स बाय एयर एम्बार्किंग फ्रॉम terminating at the embarking from or terminating at the RCS, that is regional connectivity scheme of the airport,
against the consideration in the form of viability gap funding. However, nothing contained in this entry shall apply on or after expiry of 3 years from the date of the commencement of operations of RCS airport as notified by the Ministry of Civil Aviation. अब ये स्कीम RCS का स्कीम क्या है वो समझो, ठीक है। इंडिया में ना ऐसे बहुत सारे लोकल एयरपोर्ट्स है ना जहाँ पे लोग आते जाते नहीं। फॉर एग्जाम्पल समझ लो कि ऐसे नागपुर एयरपोर्ट है या नासिक एयरपोर्ट है, ऐसा कुछ एयरपोर्ट, ठीक है। अभी क्या होता है पता है, नासिक से कल्याण आने का जो चार्जेस है, ठीक है, वो समझो ट्रेन का जो अपना स्लीपर क्लास में हम लोग आते हैं या बैठ के हम लोग आ सकते हैं, बिकॉज इट इज हार्डली 3 to 4 आवर्स का जर्नी, ठीक है। तो 3 से 4 घंटा तो हम आराम से बैठ के आ सकते हैं, ठीक है। 2 घंटा तो हम वैसे भी लोकल में बैठते ही है, ओके। तो इन दैट केस 350 से 400 रुपए का टिकट मैक्सिमम होता है, बराबर है कि नहीं है। वही जगह पे अगर मैं नासिक टू मुंबई फ्लाइट देखूं तो फ्लाइट के केस में मेरा चार्जेस जो है वो 2,000 3,000 4,000 भी जा सकता है, करेक्ट है कि नहीं है, बिकॉज द प्राइसेस आर वेरी हाई। तो लोग क्या करते हैं ना, बिकॉज ऑफ दीज अदर मीन्स अवेलेबल, वो लोग ये लोकल एयरपोर्ट्स को यूज नहीं करते। अब उस केस में लोकल एयरपोर्ट्स तो बना के रखे, उनको तो यूज करना पड़ेगा, बराबर है कि नहीं है। तो इन्होंने निकाला, गवर्नमेंट ने निकाला एक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। उन्होंने क्या बोला, किसको बोला, एयरलाइंस। एयरलाइंस को बोला आप ये जो छोटे छोटे लोकल एयरपोर्ट्स है ना, इनको कनेक्ट करो विद सम ऑल दी अदर बड़े वाले एयरपोर्ट्स। जैसे नासिक एयरपोर्ट को आप व्हाट इज की मैच कर दो विद मुंबई एयरपोर्ट, इस तरह से। तो कनेक्टिंग फ्लाइट आप दे दो, मतलब कैसा हो जाएगा, नासिक से बंदा मुंबई आएगा और फिर मुंबई से बड़ा वाला फ्लाइट आएगा, जो भी उसको जिधर भी जाना रहेगा, ठीक है। बट इस केस में व्हेन दैट पर्सन इज हैविंग एन ऑप्शन और अपॉर्चुनिटी टू व्हाट वी से कि हैव अ ट्रैवल ऑफ 300 रुपीज 400 रुपीज, वो तो चलो एकदम बेसिक वाला ट्रैवल, ठीक है। तो इन दैट केस वो 1,000 1200 रुपया खर्चा करके वो वाले प्लेन से नहीं जाएगा। तो इस केस में उन्होंने क्या बोला, गवर्नमेंट ने बोला कि फर्स्ट 3 इयर्स वो एयरपोर्ट के लिए, जो लोकल एयरपोर्ट बना है उसके लिए फर्स्ट 3 इयर्स हम आपको कुछ पैसा देंगे, आप फ्लाइट्स को सब्सिडाइज, फ्लाइट्स को कम रेंज पे लेके, कम पैसों पे लेके। तो लोग क्या करेंगे, वो लोग बोलेंगे कि अगर समझो कि मेरे पास 400 रुपए का मेरे पास ट्रेन का टिकट है, वही जगह पे अगर मेरे पास 800 रुपए या 1,000 रुपए का मेरे पास प्लेन का टिकट है, देन इट विल बी लाइक हाँ चलो ना 50% एक्स्ट्रा देना है, लेकिन आराम से कंफर्ट में जाएगा, एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट कनेक्टिविटी भी मिल जाएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो पीपल विल शिफ्ट टू दैट पर्टिकुलर। तो ये बढ़ाने के लिए, वो लोकल एयरपोर्ट्स का ट्रैफिक बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने ये फर्स्ट 3 इयर्स के लिए स्कीम दी, जिसमें airports will providing the services to the central government by charging lower way and government will give them in return in the form of this particular viability gap funding का पैसा। समझ में आया, क्लियर है। तो इस केस में जो भी आपको चार्जेस गवर्नमेंट दे रहा है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर विद दिस पार्ट एवरीवन, समझ में आया। ये लोकल एयरपोर्ट्स को बड़े वाले एयरपोर्ट से कनेक्ट करने के, ऐसे बहुत सारे एयरपोर्ट्स है छोटे छोटे, अगर आप देखोगे तो वहां पे क्या होता है कि भाई मतलब कनेक्टिविटी ही नहीं है, कनेक्टिविटी ही नहीं है उतना, तो लोग आते ही नहीं। अब लोग आएंगे नहीं तो एयरपोर्ट डेवलप होगा ही नहीं, एंड पीपल आर नॉट कमिंग बिकॉज ऑफ मनी, बराबर है कि नहीं है। चलो ये समझ में आया सबको। नेक्स्ट वाला है सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स विद और विदाउट अकम्पनीड बैगेज बाय रेलवेज इन अ क्लास अदर देन फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास को छोड़ के, क्योंकि फर्स्ट क्लास एयर कंडीशन क्लास, मतलब मैंने आपको जो बताया था, सिर्फ आपका जो सेकंड क्लास है उसके अंदर आपका जो टिकट लगता है वो आपका स्लीपर जो होता है नॉर्मल वाला, उसके अंदर आपका टिकट जो है वो विदाउट जीएसटी रहता है। एसी कोचेस आपका जो रहेगा या तो फिर फर्स्ट क्लास कोचेस जो रहेगा उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा। क्लियर है। मेट्रो मोनो ट्रैम बिकॉज उनको डेवलप करना है और आगे प्रमोट करना है, तो इन दैट केस उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाया। इनलैंड वाटरवेज, इनलैंड वाटरवेज का मतलब क्या होता है, जो इंडिया टू इंडिया के अंदर ही आपके वाटरवेज चलते हैं। समझ में आया, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम लोग फेरी लेके अलीबाग चले गए इन द नॉर्मल ट्रांसपोर्ट, ना टूरिज्म वाला, बस टूरिज्म वाला जो होता है वो वाला नहीं, जो नॉर्मल वाला बोट आता है, अगर उसमें आप गए यहाँ से अलीबाग तो क्या हो जाएगा एग्जिट, उसका सिर्फ टिकट लगेगा, आपको जीएसटी नहीं पे करना, ठीक है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अदर देन प्रिडोमिनेटली फॉर टूरिज्म पर्पसेस इन अ वेसल बिटवीन अ प्लेस लोकेटेड इन इंडिया एंड मीटर कैब एंड ऑटो रिक्शा। समझ में आया, ये सब चीजों पे नहीं लगता है। हाँ, लेकिन अगर आप लोगों का ई अबाउट जो है मीटर कैब्स एंड ऑटो रिक्शास, अगर ये ओला उबर के अंदर आते हैं तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, बिकॉज दैट इन दैट केस जीएसटी विल बी पेएबल बाय ईसीओ रजिस्टर्ड अंडर 9। समझ में आया। तो अगर आपका ई रिक्शा या रिक्शा जो है वो अगर ओला में रजिस्टर्ड है और वहां का फेयर ले रहा है कोई भी, तो इन दैट केस जीएसटी विल बी पेड। क्लियर विद दिस। चलो एनालिसिस देख ले एक बार, ठीक है। बेसिक वाला पार्ट तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या क्या चीजें हैं, एक बार जस्ट क्लॉज बेसिस पे रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं, और आपके जो डेफिनेशन है वो देख, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स बाय एयर, ये तो समझ में आ गया सबको, ठीक है। तो क्लॉज भी हम लोगों ने क्या बोला, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, यहाँ पे थोड़े डेफिनेशंस दिए वो देख लेते हैं। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइडेड बाय नॉन एयर कंडीशन कैरेज अदर देन रेडियो टैक्सी फॉर ट्रांसपोर्टेशन हम लोगों ने देखा,
ठीक है। Now in this case the term contract carriage means a motor vehicle which carries a passenger for hire or reward and is engaged under a contract whether express or implied for use of the vehicle as a whole for passengers mentioned therein and entered by the person with a holder of permit in relation to the vehicle। बराबर है कि नहीं? अब जो फिक्सिंग हो सकता है, मतलब हम लोग जो गाड़ी बुक करते हैं वो अपने डिस्पोजल, जैसे मुझे यूज करना है वैसे हम लोग उसको यूज करेंगे, ठीक है। इट कैन बी ऑन टाइम बेसिस कि भाई एक दिन का गाड़ी अपने पास रहेगा, बराबर है। सेकंड, इट कैन बी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन आइदर केस विदाउट स्टॉपिंग टू पिक अप एंड सेट डाउन एनी अदर पैसेंजर्स, मतलब जो सीट वाला ऑटो रहता है वैसा वाला नहीं, या सीट वाला कैब रहता है वैसा नहीं है, आपका ही गाड़ी है, लेकिन आपने क्या बोला, टाइम बेसिस पे आपने फिक्स नहीं किया, आपने पिकअप और ड्रॉप पॉइंट फिक्स किया, तो वो भी चलेगा। समझ में आया? ठीक है। इंक्लूड्स मैक्सी कैब, मोटर कैब, नॉटविथस्टैंडिंग दैट सेपरेट फेयर्स आर चार्ज फॉर द पैसेंजर्स। Further, radio taxi means a taxi in which radio cab, by whatever name called, where two-way radio communication is possible, GPS, GPRS possible. ठीक है। एग्जाम्पल क्या दे देखो, सुब्रतो हैज हायर्ड ए नॉन एयर कंडीशनल बस फ्रॉम मोहित ट्रैवलर्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ रिक्रिएशन टूर फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर। यहीं पे अपना आंसर खत्म हो जाता है। रिक्रिएशन टूर मतलब टूरिज्म पर्पसेस हो गए, तो टूरिज्म पर्पसेस के लिए तो कोई भी ले लो, वो क्या बन जाएगा, टैक्सेबल। समझ में आया? क्लियर है? हायरिंग ऑफ नॉन एयर कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट कैरेज बाय द फर्म्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ देयर एम्प्लॉइज टू एंड फ्रॉम द वर्क। अब ये होता है बहुत बार, जैसे आपके ऑफिसेज होते हैं, ये ऐसा वैन वगैरह वो लोग बुक कर लेते हैं, ओमनी वैन टाइप, और अपने एम्प्लॉइज को पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी देने की ऑफिसेस करते हैं ना ये सब चीजें, करेक्ट है। आपके ऑफिस से निकलेगा और आपको 3-4 ड्रॉप्स होंगे जहाँ पे वो एम्प्लॉइज को छोड़ेगा। 4-5 कैब्स अगर वो लोग ले ले तो अलग अलग डायरेक्शन में वो लोग भेज सकते हैं शाम के टाइम पे वगैरह, बराबर है। तो इन दैट केस उन्होंने क्या बोला, द एग्जम्पशन शैल नॉट बी एप्लीकेबल व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट कैरेज इज हायर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग व्हिच द कॉन्ट्रैक्ट इज एट द डिस्पोजल ऑफ द सर्विस रेसिपिएंट एंड द रेसिपिएंट इज दस फ्री टू डिसाइड द रूट एंड शेड्यूल। तो अगर ऐसा वाला रहेगा तो एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। क्लियर विद दिस पार्ट? बिकॉज यहाँ पे क्या हो जाता है, गाड़ी पूरा का पूरा आपके डिस्पोजल पे, आपके पास वो गाड़ी है, आपको जिधर लेके जाना है, समझो वही जगह पे पिकनिक आ जाती है, तो इन दैट केस वही 4 गाड़ी लेके आप पिकनिक भी जा सकते हो, बिकॉज पूरे साल भर के लिए वो गाड़ी आपके पास, गाड़ी एंड ड्राइव। समझ में आया? ठीक है। तो इन दैट केस ये डिपेंड करता है ऑन द सब्जेक्ट टू कंडीशंस ऑफ द एग्रीमेंट। ये मैंने आपको बहुत बार बोला है कि जीएसटी में कैसा है, वर्डिंग ऑफ द एग्रीमेंट भी मैटर करता है, आपने किस तरह से उसको फ्रेम करके रखा है, ऑन दैट बेसिस इट विल बी डिसाइडेड वेदर द जीएसटी विल बी एप्लीकेबल और नॉट, बिकॉज कुछ कुछ जगह पे एप्लीकेबल होगा, कुछ कुछ जगह पे नहीं। क्लियर विद दिस? क्लॉज सी ने अपने को क्या बोला, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज बाय स्टेज कैरियज अदर देन द एयर कंडीशन कैरियज। स्टेज कैरियज मींस अ मोटर व्हीकल कंस्ट्रक्टेड और अडॉप्टेड फॉर मोर देन 6 पैसेंजर्स, 6 से ज्यादा पैसेंजर्स लेके जाने के लिए, तो जिसमें अपना वो 9 सीटर, 8 सीटर, 9 सीटर जो बड़े वाले अपने एसयूवीज टाइप आ जाते हैं और ये वाले आ जाते हैं, वो भी आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। नॉन एयर कंडीशन चाहिए लेकिन याद रखने का, ठीक है। ओके। The non-air conditional buses are being operated by the State Transport Corporation for carrying passengers within the state. The passengers are being picked and dropped from various points, from and to the various points, issuing individual tickets to the passengers. This will be exempt, बराबर है, बिकॉज पहली बात नॉन एयर कंडीशन है, पिकअप एंड ड्रॉप पॉइंट फिक्स है आप लोगों का, ऐसा नहीं कि अरे सर बस यहाँ से अंदर ले लो, ऐसा नहीं होगा। केडीएमटी के बसेस जो चलेंगे वो स्टॉप वाइज ही चलेंगे। क्लियर है? प्रोवाइजो, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ईसीओ वाला पार्ट एप्लीकेबल नहीं होता है, ईसीओ के अंदर आएगा तो वो क्या बन जाएगा, टैक्सेबल। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम समझ में आया सबको? ठीक है। अच्छा, एक और चीज था, आरसीएस में क्या बोला है उन लोगों ने, कॉस्ट जो रहेगा ना एयर फ्लाइट्स, वो मोस्टली आपका 2500 पर फ्लाइट तक कैप हो जाता है, मतलब उसके ऊपर फिर नहीं जाएगा, ऐसा करके गवर्नमेंट उनको दे देता है। बाकी अलग अलग जगह पे हो सकता है, मतलब डिपेंडिंग ऑन द किलोमीटर ट्रैवल्ड एंड ऑल द फेयर कैन चेंज, ये एक बेसिक चीज उन्होंने देखे। समझ में आया? एंट्री 17 अपने को क्या बोला, ट्रांसपोर्टेशन बाय रेलवेज इन फर्स्ट क्लास, ये समझ में आ गया अपने को, एयर कंडीशन कोच और ये छोड़ के मेट्रो, मोनो और ये वाला। मीटर कैब्स का मतलब पता है ना अपने को, रिक्शा जहाँ पे ऑटोमेटिक मीटर के हिसाब से चलता है, जो भी प्राइस रहेगा उसके हिसाब से वो आपको दिखा देगा। ई रिक्शा इज जो ईवी, अपना ईवी पे चलेगा, बराबर है, तो वो चीजों का भी डेफिनेशन आपको दे दिया। अगेन ये दोनों चीजें अगर ईसीओ लेवल पे रहेगा तो वो टैक्सेबल बन जाएगा। क्लियर है? एंट्री नेक्स्ट वाला क्या बोला आपने को, अदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बट अदर देन प्रिडोमिनेटली टूरिज्म पर्पसेस। अभी समझो एक बोट है जो कल्याण अपना गेटवे ऑफ इंडिया से अलीबाग जा रही है, वो टूरिज्म वाला बोट नहीं है। टूरिज्म वाले जो स्पेसिफिक बोट्स है ना, उसके ऊपर तो जीएसटी बाय डिफॉल्ट लग जाएगी, वो इनलैंड वाटरवेज है लेकिन फिर भी बाय डिफॉल्ट जीएसटी लग जाएगी, ठीक है। बट वहीं पे एक दूसरा बोट है, सिंपल वाला बोट है, जो नॉर्मली सिर्फ ट्रैवल के लिए यूज होता है फ्रॉम इंडिया आपका मुंबई टू अलीबाग, जो रोज के बेसिक लोग है वो लोग ट्रैवल करने के लिए यूज करते हैं। अब उसमें अगर 10 टूरिस्ट अगर चढ़ जाते हैं बिकॉज दे वांट सब्सिडाइज्ड वाला पार्ट, तो उस केस में उनपे जीएसटी नहीं लगे, क्योंकि प्रिडोमिनेटली दैट पर्टिकुलर व्हीकल और वेसल शुड नॉट बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ टूरिज्म। तो वेसल जो है वो तो टूरिज्म के लिए यूज नहीं हो रहा है, बट अगर उसमें टूरिस्ट बैठ भी गए तो भी उस पर नहीं। जो टूरिज्म वाले हैं उसके अंदर अगर नॉर्मल पब्लिक भी जाती है तो भी क्या लग जाएगा, उनके ऊपर जीएसटी लग जाएगा। समझ में आया? तो वो एप्लीकेबिलिटी वहां पे भी आ जाएगी। अंडरस्टूड?
तो वही चीज आपको यहाँ पे देके रखा है। Where the public transport is owned by private operators, for instance, private ferries used by the means of transport from one island to another. In Andaman Nicobar Island, exemption under entry 17D would apply to tickets purchased for transportation from one point to another, irrespective of the whether the ferry is owned by private or public. क्योंकि अपना जो एग्जेम्पशन है वो प्राइवेट या पब्लिक पे नहीं है, अपना एग्जेम्पशन है कि वो टूरिज्म पर्पसेस के लिए यूज हो रहा है कि जनरल पब्लिक के लिए। इट इज नॉट कि ऑपरेटर कौन, ऑपरेटर कैन बी प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट ऑपरेटर, क्योंकि अपन अलीबाग भी जाते तो उसका दोनों है, गवर्नमेंट के भी शिप्स है, मतलब जो भी आपके वट फेरीज है, और आपके जो प्राइवेट फेरीज है वो भी। तो ऐसा नहीं कि हम लोग उस पर बाइफर्केशन कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट की वजह से यूज हो रहा है कि टूरिज्म की वजह से यूज, हम वो देखें। समझ में आया यहाँ तक का? क्लियर है ये? ठीक है, एक बार ग्लांस कर लो, फिर हम लोग आ जाएंगे जीटीए, दैट इज गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। एक बार जस्ट चेक कर लो, लायो क्या शीट्स लायो? लास्ट टाइम नहीं थी तुम संडे को? हाँ तो ले लेना आज। ठीक है, ये एक बार चेक कर लो और फिर बाद में कंटिन्यू करते विद योर ट्रांसपोर्ट। वाले पॉइंट में अदर देन चार्टर और हायर जो लिखा है, हाँ अभी कॉन्ट्रैक्ट कैरिज में तो हायर ही कर रहे हैं ना। हायर कर रहे हैं, बट उसमें कैसा होना चाहिए पता है, हायर वाला जो पार्ट है ना, उसके अंदर अगर तुम तेरे डिस्पोजल में लेके जाना तो फिर वो नहीं चले। मैंने गाड़ी हायर पे ले लिया और फिर मेरे को जैसे चलाना है मैं वैसे चलाऊंगी, तो वो नहीं है। जो तुम्हारा नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स के लिए यूज होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल तो रेलवे स्टेशन पे कि वहां से अगर तुझे मिंत्रा टावर जाना है तो वहां पे सील वाला जो कैब है, इट इज नॉन एयर कंडीशन, बराबर वो देखो बराबर स्टॉप्स पे ही छोड़े, एंड इन दैट केस वेरियस पैसेंजर्स आर एम्बार्किंग इन दैट पर्टिकुलर सीट वाइज बेसिस पे जाता है, तो वो तेरा एग्जाम्पल होता है। समझ में आया? नॉन मीटर्ड क्या है, तुमने बोला यहाँ से पॉइंट से लेके वहां तक जाना है तो चलेगा, बट अगर तुम लोग घूमने के लिए जाते हो या ऐसी चीजों के लिए जाते हो और तुमने गाड़ी ही हायर पे ले लिया है और उसके बाद उसको कैसे भी यूज करने वाले, तो इन दैट केस वो टैक्स एक्टिविटी के अंदर, बिकॉज दैट इज देन फॉर योर टिकट टूरिज्म पर्पसेस, या तो फिर इट इज एट योर डिस्पोजल कि उसको कैसे यूज करना है क्या। उसमें फिर वो कंपनी का कोई भी ऐसा जबरदस्ती वाला पार्ट नहीं है, तो इन दैट केस वो हम लोग एक्सक्लूड करते हैं। जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ देयर एम्प्लॉइज था, इसमें अगर आउटसोर्स करके रखा है एक पर्टिकुलर कंपनी को और वो अपने हिसाब से ही चलाते, मतलब हमने स्टॉप्स बता के रखे हैं कि ये स्टॉप्स पे एम्प्लॉइज को उतारना, तो फिर एग्जाम्पशन मिल जाएगा। नहीं ना, उसको भी तेरा गाड़ी तो वो पार्ट पे ही आएगा, एग्रीमेंट में वैसे ही बनती है। नहीं, आउटसोर्स किया हुआ है तो उसी के पास ही है गाड़ी वगैरह, खाली जब भी टाइम रहता है ऑफिस सुबह के टाइम पर वो वाले स्टॉप से लेकर आती है, फिर वो बट वो तेरा कंपनी वाले पार्ट पे आएगा, वो टैक्स नहीं बनेगा, वो फिर भी टैक्स बनेगा, बिकॉज तेरा जो एग्रीमेंट बना है ना उसके इसमें क्या बोला हुआ है कि हमको ये गाड़ी लगेगा सुबह समझो 7 बजे से लेके 10 बजे तक, जब तक आप ड्रॉप करते हो, शाम को 6 बजे से लेके 9 बजे। अब गाड़ी तो उसको देना ही पड़ेगा उतने ही पीरियड के लिए और वो वाले पार्ट के लिए। ड्राइवर भी बोलो कि हाँ वो लोग भी देंगे, उसमें तो वही है, अभी वो टैक्स separate fares are paid by or individual by or for the individual passengers either for the whole journey or for the savings। ये जो एग्जम्पशन डिजाइन है ना, ये कॉर्पोरेट के पर्सपेक्टिव से डिजाइन नहीं है, इंडिविजुअल्स के पर्सपेक्टिव से, जो इंडिविजुअल पैसेंजर्स जाते हैं यही करते हैं। कॉर्पोरेट के अंदर अगर हम लोगों ने इसको एग्जम्पशन दे दिया ना, वो चीज बहुत बड़ा हो गया, मतलब वहां से ही तो टैक्स लेने के लिए अपने पास ऑप्शन है, ऐसे समझ के। ये जो हम लोग एग्जम्पशन दे रहे हैं ना, ये इंडिविजुअल पैसेंजर्स जो है या खुद से अपन जो करते हैं उस चीजों पे, अभी वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि रिक्शा वाला या जो अपने सीट वाले जो कैब्स होते हैं उसमें वी कैन नॉट एक्सपेक्ट दोस पर्संस टू सिट एंड दे विल गिव अस अ बिल विद जीएसटी, या वो लोग जीएसटी करने के लिए, बिकॉज दैट कम्स अंडर मेजरली अनऑर्गेनाइज्ड। कितना भी आप उसको ऑर्गेनाइज बोल दो बट वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर टाइप ही काम करता है। उस केस में अगर इसी हुआ जाता है तो वो ऑर्गेनाइज हो जाता है, बिकॉज सबके ऊपर एक उड़ा या एक ऊपर आता है,
तो वो लोग कलेक्ट कर रहे हैं या उनके पास वो ट्रैक रिकॉर्ड, बोला इज गिविंग यू अ प्रॉपर बिल। आपके ऐप में जाके आप चेक करोगे तो आपके पास प्रॉपर बिल आएगा, इसमें जीएसटी कंपोनेंट बोलो, ये सारी चीजें उसके अंदर इनकम की डेट है, तो वहां पे आप ये चीज लगा सकते, बट ये और लोगों ने सेक्टर वाले में नहीं लगा। ये इसमें 3 इयर्स जो बोला है, तो हम लोग को वो सिलेबस में नहीं है कि इंडिविजुअली जो एयरपोर्ट्स थे उसको आरसीएस के लिए कब नोटिफाई किया हुआ है। अलग अलग का अलग अलग होगा। जिस टाइम से वो एयरपोर्ट बना है वहां से लेके तुम साल, अब वो आरसीएस स्कीम के अंदर कौन कौन से एयरपोर्ट लिस्टेड है वो सबके लिए तो पूरा स्कीम बनेगा वो अपने सिलेबस में, वहां पे वो तो दे देंगे आपको प्लान। समझो कल के अगर कोई एक छोटे से गाँव में जैसे कि एक ये लग रहा है एयरपोर्ट बन रहा है, समझो करते जैसी जगह पे एक एयरपोर्ट बन रहा है, तो दैट केस वहां से लेके अगर मैं मुंबई का बात करूँ तो उसके लिए भी वो लोग आईसीएस के अंदर उसको नोटिफाई करेंगे। जहाँ पे आपका 1 घंटा लगता है ट्रैवल करने के लिए, तो वो जगह पे 15 मिनट्स के अंदर तुम्हारा काम होगा। मुंबई एयरपोर्ट, इट विल कम फ्रॉम योर मुंबई एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट से फिर आप अपना फ्लाइट पकड़ के जहाँ जाने वहां जा सकते। तो वो उन्होंने स्कीम निकाला है, अब उसमें से कौन से एयरपोर्ट्स को देना है क्या देना है, 3 इयर्स है अगर एक्सटेंड किया तो वो सब चीजें भी आती है, तो वो सब अपने सिलेबस में है, सिर्फ उन्होंने अपने को बोला कि ये चीज एग्जाम है। अब अगर ये पॉइंट आता है तो इधर के पूरा आरसीएस का पहले स्कीम पढ़ना पड़ेगा कि उसके अंदर क्या क्या किया हुआ है, अगर आपको स्पेसिफिकली प्रैक्टिकली कहीं पे अगर फंस गए हो उस चीज को लेके। जीटीए चालू करते हैं, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। अब जैसे हम लोगों ने पैसेंजर का देखा, बेसिक सिंपल लेके चलो कि जो आपके बेसिक सर्विसेज है जो इंडिविजुअल कस्टमर्स को दिए जाते हैं ना एकदम बेसिक वाले, वो एग्जाम्पशन कैटेगरी के अंदर आ जाए। और उसमें भी अगर आप हायर एंड वाला लेते जाओगे तो फिर उस केस में क्या हो जाएगा, टैक्सेबिलिटी आते जाएगा। सिंपल है, अगर हम लोग यहाँ से मुंबई ट्रैवल करते हैं और अगर हम लोग सेकंड क्लास में ट्रैवल करेंगे जीएसटी नहीं लगेगी, बट अगर आप फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करते हो या एसी वाले ट्रेन में ट्रैवल करते हो तो इन दैट केस आपको जीएसटी लग जाएगा, बिकॉज आप आपका कंफर्ट चूज कर। इन दैट केस वेर यू आर रेडी टू पे 30 रुपीज के लिए 300 रुपीज या 100 रुपीज, तो इन दैट केस आप ये भी अफोर्ड कर सकते हो, फिर आप उसके ऊपर 18% जीएसटी भी अफोर्ड कर सकते हो, 5% जीएसटी भी अफोर्ड कर सकते हो। समझ में आया? इसी के लिए यही लॉजिक पे चलता है। टूरिज्म पर्पज में कभी भी आपका जीएसटी एग्जेम्प्ट नहीं होगा, वो हमेशा टैक्सेबल होगा, बिकॉज इट इज द टाइम वेर यू आर रेडी टू स्पेंड। तो उस केस में अगर 500 रुपए की चीज 550 में भी मिल रही है तो तुम खरीदोगे, बिकॉज यू आर आउट फॉर एंजॉय, तो उस चीज पे भी जीएसटी लगेगा ही। बेसिक नेसेसिटीज, बेसिक ट्रैवल जो है आपका, उसके ऊपर उन्होंने जीएसटी जो है वो एग्जाम्पशन करके रखा है। क्लियर विद दिस एवरीवन? चलो, जीटीए क्या बोलता है, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स बाय रोड एक्सेप्ट ऑफ द सर्विसेज ऑफ जीटीए मैम। या कुरियर एजेंसी। समझ में आया? तो जीटीए एक्सक्लूडेड है, कुरियर एजेंसी हेलो एक्सक्लूडेड है, मैम। ये दोनों पे टैक्स लगता है, ये दोनों पे टैक्स लगता है। ठीक है, अदर देन दैट जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स रहेगा वो एग्जाम्प्ट हो हेलो जाएगा। मैम। अब इसमें फिर मैडम बचा क्या क्या आएगा, तो इन दैट केस समझो कि मैं घर शिफ्ट कर रही हूँ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो मैंने एक इंडिविजुअल टेम्पो वाले को बुलाया, ठीक है, और उसको बोला कि मेरा माल ये पूरा भर के आप वहां पे वो वाले घर पे शिफ्ट करवा दो, तो ये इंडिविजुअल हुआ, ये जीटीए नहीं हुआ। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी मतलब क्या, जिसके पास ट्रक्स वगैरह होते हैं, जो प्रॉपर अपने को रिसीट विसिट देता है, वो सब चीजें आ जाती है उसके अंदर। ठीक है, तो अगर ये ऐसा वाला पार्ट रहेगा इंडिविजुअल ट्रांसपोर्टर, तो वो चीज जीएसटी के अंदर नहीं है। समझ में आया? ठीक है। या इंडिविजुअल ट्रांसपोर्टर अगर मेरा गुड्स भी ट्रांसफर करता है फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस, तो वो भी टैक्सेबिलिटी के अंदर नहीं है। जीटीए आ जाएगा, कुरियर एजेंसी आ जाएगा। ठीक है। सेकेंड,
बाय इनलैंड वाटरवेज भी अगर गुड्स मैम ट्रांसपोर्ट होते हैं, इनलैंड वाटरवेज अभी समझ में आ गया, इंडिया से इंडिया के अंदर ही दिव्या मैम। ट्रांसफर हो रहा है। कौन सा? दिव्या मैम। हाँ एग्जाम्पल। कल। मैम। हाँ बोल, कल्पिता है। हाँ मैम, वो स्क्रीन नहीं दिख रहा है। क्या बोल रही है? स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हुआ है। स्क्रीन प्रेजेंट, अच्छा ये हो गया क्या, बंद हो गया? हाँ। हाँ ऐसे बोल दिया करो, चैट में लिखोगे ना तो कभी कभी ध्यान नहीं जाता है, बोल दिया करो। चलो ठीक है। सो ट्रांसपोर्टेशन बाय व्हाट इज की ट्रांसपोर्टेशन बाय वे ऑफ गुड्स बराबर है, इसमें हमने क्या बोला, जीटीए पे लगेगा, कुरियर एजेंसी पे लगेगा। इनलैंड वाटरवेज के थ्रू भी अगर आप अगर गुड्स को ट्रांसफर करें, समझो गुड्स मुंबई से अलीबाग ट्रांसफर हो जाए बाय फेरी, तो उस पे भी जीएसटी आपका नहीं लगेगा, प्रोवाइडेड कंडीशंस आप लोग मीट करो। समझ में आया? ठीक है। सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द बाय रेल और वेसल फ्रॉम वन प्लेस इन इंडिया टू अनदर ऑफ द फॉलोइंग गुड्स, रेलवेज एंड वाटरवेज, अगर उसके थ्रू ये लिस्टेड मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है तो एग्जाम्पल, जनरल मटेरियल टैक्सेबल है। समझ में आया? क्या क्या आता है? रिलीफ मटेरियल फॉर विक्टिम्स, डिजास्टर कैन बी मैनमेड, डिजास्टर कैन बी व्हाट वी से कि आप लोगों का नेचुरल कैलामिटीज हो गया, एक्सीडेंट्स हो गया, मिसहैप्स हो गया, इसकी वजह से हो रहा है। सेकंड, डिफेंस या मिलिट्री के इक्विपमेंट्स जा रहे हैं, वो तो ऑब्वियस नहीं लगेगा। थर्ड, न्यूज़पेपर मैगजीन्स व्हिच आर रजिस्टर्ड विद रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर। समझ में आया? तो रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स के साथ रजिस्टर्ड है, अपने नॉर्मल न्यूज़पेपर्स जो आते हैं वो। ठीक है। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस अगर कुछ ट्रांसफर कर रहे हो तो वो आ जाएगा। मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन्स इंक्लूडिंग फ्लोर, पल्सेस एंड राइस। समझ में आया? तो ये चीजें आप लोग क्या आ जाएगी, ऑर्गेनिक मैन्योर जो है आप लोगों का वो आ जाएगा, बेसिक फैसिलिटीज। अंडरस्टूड? ठीक है। यही सेम सर्विसेज अगर आप जीटीए के थ्रू भी ट्रांसफर करते हो ना तो वो भी एग्जाम, यही सेम सर्विसेज अगर आप जीटीए के थ्रू भी देते हो तो क्या हो जाएगी, एग्जाम, बिकॉज दिए के इसमें आ जाती है, नेसेसिटीज के अंदर आ जाती है। इसके अलावा जीटीए के साथ सारी चीजें क्या हो जाएगी, टैक्सेबल। अंडरस्टूड? सर्विसेज क्या 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 वापस पूछो। हाँ हाँ, यस, उसमें अगर ये प्रोडक्ट्स रहेंगे तो वो एग्जाम, यस, बाकी सारे टैक्सेबल। अगर वो सेम मालगाड़ी के अंदर समझो आपने बाइक मंगाया आपका, या उसके अंदर सीमेंट भर के जा रहा है, ऑयल टैंकर्स भर के जाते हैं जो मालगाड़ी वाले केस में, वो सब टैक्सेबल है, बिकॉज वो आपके बेसिक नेसेसिटी वाले पार्ट में नहीं आते। समझा? सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द जीटीए टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, ये वाला अगर इसका काउंटर इफेक्ट हम लोगों ने ऑलरेडी चार्ज ऑफ जीएसटी में आरसीएम में पढ़ा हुआ है। जीटीए अगर फैक्ट्री, व्हाट इज ए सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बॉडी, कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन रजिस्टर्ड है, इनको सर्विसेज देता है तो दे आर लायबल टू पे द टैक्स अंडर आरसीएम। पढ़ा था ना, फर्स्ट एंट्री ही है अपना आरसीएम का, बराबर है। इस केस में अगर जीटीए बोलता है मैं खुद टैक्स भरूंगा फॉरवर्ड चार्ज पे, तो वो भी भर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर जीटीए सर्विस सप्लाई करता है टू अनरजिस्टर्ड पर्सन या अनरजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, तो उनके लिए तो पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट है ना, बराबर है। सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन की तरफ अगर जीटीए सप्लाई करता है तो इन दैट केस ईदर ही विल पे द टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज 18%, या तो फिर आरसीएम बेसिस पे 5%। समझ में आया? क्लियर है? Next, services provided by the GTA by way of transport of the goods in the carriage to a department established by central, state and union government, local authority या government agencies which has taken registration only for the purpose of TCS TDS। समझ में आया? क्लियर है? इनके लिए अगर कोई सर्विसेज दिया हुआ है या उनके लिए कोई गुड्स अगर ट्रांसपोर्ट किया हुआ है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी ने, तो वो एग्जाम हो जाएगा। ऑब्वियसली गवर्नमेंट के लिए कर रहे हो तो गवर्नमेंट उस पर जीएसटी पे नहीं करेगा। क्लियर विद दिस एवरीवन? सिंपल है ये वाला पार्ट। ठीक है। अगर हम लोग देखेंगे तो रेल, वेसल या जीटीए अगर ये लिस्ट प्रोवाइड करता है तो हम लोग एग्जामिशन कैटेगरी में उसको डाल देंगे। अदर देन दैट कोई भी प्रोडक्ट अगर रेल, वेसल या जीटीए के थ्रू जाएगा तो क्या बन जाएगा, टैक्सेबल। क्लियर है? लिस्ट दो तीनों के लिए कॉमन है, हम लोगों ने अभी देखा। गुड्स कैरेज मीन्स अ मोटर व्हीकल कंस्ट्रक्टेड और अडेप्टेड यूज्ड सोनली फॉर द कैरेज पर्पस ऑफ द गुड्स। समझ में आया? सिंपल है। ट्रक जो होता है दैट इज पर्टिकुलरली डिजाइंड फॉर गुड्स। अब उसमें अगर लोग जा रहे हैं तो बात अलग, खड़े खड़े, बट वो डिजाइन किसके लिए है, गुड्स को कैरी करने के लिए, तो हम उसको जीटीए दैट इज गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के हिसाब से ही लेंगे, या वो ट्रक को गुड्स कैरेज के हिसाब से ही मान के चलेंगे। क्लियर विद दिस? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय द रोड, जितना भी गुड्स आप लोग ट्रांसफर करोगे वो सारा का सारा चीजें आपका क्या बन जाएगा, नॉर्मल केस में टैक्सेबल बनेगा। अनरजिस्टर्ड पर्सन या इंडिविजुअल्स अगर जीटीए सर्विसेज व्हाट वी से की लेते हैं तो इन दैट केस वो एग्जाम्पशन एंट्री में आता है, बराबर है। Further, GTA services provided to the registered casual taxable person and following person, that is factory, society, cooperative society, body, corporate, partnership, firm and company. The tax will be payable by them under RCM. If GTA chooses कि वो पे नहीं करेगा। समझ में आया? In other words, GTA services provided only to register unregistered individual and consumer and unregistered casual taxable persons are exempt. बाकी सब क्या बन जाएगा, taxable.
GTA प्रोवाइड्स द सर्विसेज टू पर्सन रजिस्टर्ड अंडर GST, या तो ये सारे लोग फैक्ट्री सोसाइटी एंड ऑल टैक्स विल बी पेड, इधर दे विल पे और GTA विल पे, बट कोई ना कोई तो पे करेगा। क्लियर है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स अंडर द GTA इन अ गुड्स कैरेज टू अ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी डिपार्टमेंट, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा आप लोगों का एग्जाम। GTA कौन होता है? GTA इज नथिंग बट हु प्रोवाइड्स द गुड्स विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसपोर्टेशन एंड इशूज अ कंसाइनमेंट। अब यहाँ पे ना कंसाइनमेंट नोट थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। कोई भी GTA के पास अगर आप अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जाते हो ना, अपना बिजनेस का माल वगैरह ट्रांसपोर्ट करने के लिए जाते हो, तो आपको वो एक रिसीट बना के देता है, और सामने वाला जब रहेगा उसके पास से भी वो रिसीट साइन करवा के लेगा कि इतने गुड्स आपके पास पहुंचे। जब वो कंसाइनमेंट नोट GTA इशू करता है ना, दैट मीन्स द लीन ऑफ द गुड्स इज ट्रांसफर्ड टू दैट GTA। मतलब अब अगर वो गुड्स को कुछ होता है ना, तो GTA विल बी रिस्पॉन्सिबल ट्रांसपोर्टेशन के दौरान। समझ में आया? तो इसी के लिए यहाँ पे GTA को GTA कैटेगराइज करने के लिए कंसाइनमेंट नोट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, because only in that cases the GTA is assuming the responsibility of the goods. Otherwise it is like आपने ट्रांसपोर्ट करने के लिए बोल दिया, बीच में कुछ हुआ तो हमारा नहीं, हम सिर्फ सर्विस दे रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन। आपको चाहिए तो आप उसमें चढ़ के बैठो। समझ में आया? तो उसको GTA नहीं बोलेंगे, बिकॉज वहां पे फिर वो कोई कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं करेगा, गुड्स के ऊपर अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम नहीं करेगा। क्लियर विद दिस? ठीक है। इफ द कंसाइनमेंट नोटिस इशूड इट इंडिकेट्स दैट द लीन ऑन द गुड्स हैज बीन ट्रांसफर्ड, देयरफॉर इट इज अ, अगर हम लोग उसको बोलेंगे तो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर अ GTA टू बी कैटेगराइज्ड एज अ GTA। ठीक है। इंडिविजुअल ट्रक एंड टेम्पो ऑपरेटर्स हु डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट एनी कंसाइनमेंट नोट आर नॉट कवर्ड विद इन द मीनिंग ऑफ GTA। तो इंडिविजुअल जो टेम्पो ट्रैवलर्स वगैरह होते हैं ना, उनको GTA के कॉन्सेप्ट में नहीं लेके आते, तो उनके ऊपर GST नहीं लगता। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सजानन चौक के इधर बहुत सारे टेम्पोस खड़े हैं, जहाँ पे उन्होंने लिखा रहता है कि भाई अगर आपको शिफ्टिंग लिफ्टिंग करना है या ऐसी चीजें करनी रहती है तो यू कैन कॉन्टैक्ट फॉर देम। जहाँ पे आपके साथ एक ड्राइवर आ जाएगा। ठीक है। आप आपका माल अंदर चढ़ाओ, आपको चाहिए लोडिंग अनलोडिंग भी करवा के दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड वो तुम्हारा जो पार्ट है वो हो जाएगा। अब वो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल टेम्पो वाला है, वो क्या करता है? सिंपल है, महीने में अगर अपने को 20 दिन भी अगर कोई मिल गया तो 20,000 रुपये महीने का आ जाए, 1,000 रुपये पर डे के हिसाब से, अगर मैं एग्जाम्पल बात करूँ रैंडम। तो वो लोग इस हिसाब से काम करते हैं। दे आर नॉट लाइक दे आर रनिंग सम काइंड ऑफ कंपनी एंड एवरीथिंग, दे आर इंडिविजुअल टेम्पो वाला बंदा जो ये सब चीजें कैरी आउट कर रहा है, उनके ऊपर GST नहीं लगा सकते। अगेन अनऑर्गेनाइज वाले पार्ट में आ जाता है थोड़ा बहुत, तो इसके लिए उसके ऊपर नहीं लगे। क्लियर विद दिस? कंसाइनमेंट नोट के अंदर क्या क्या होना चाहिए? नेम ऑफ द कंसाइनर एंड कंसाइनी। ठीक है। रजिस्टर्ड नंबर ऑफ द गुड्स कैरेज, ट्रांसपोर्ट ऑफ द गुड्स, डिटेल्स ऑफ प्राइस एंड ओरिजिन ऑफ द डेस्टिनेशन, ग्रॉस वेट क्या है, GST एंड नंबर लगेगा, सप्लायर, रेसिपिएंट और आपका WTC की GTA का भी, अदर पर्टिकुलर्स जो टैक्स इनवॉइस के अंदर दिया हुआ है वो भी आप लोगों को लगाना पड़ेगा। समझ में आया? Significance of the term in relation to and definition to GST. It includes only actual transportation of the goods, but what is it? Not only the actual transportation of the goods, but various ancillary and incidental services. जैसे लोडिंग हो गया, अनलोडिंग हो गया, पैकेजिंग हो गया, टेम्पररी वेयर हाउसिंग हो गया, लेके गए थे फिर एक दिन के लिए आप, GTA ने अपने वेयर हाउस में गुड्स को रखा और बाद में वहां से वहां आगे ट्रांसफर किया, तो ये टेम्पररी वेयर हाउसिंग का जो फैसिलिटी होता है। तो ये सब GTA जो है ना, ये एंसिलरी प्रोवाइड करता है टू द मेन सर्विस ऑफ ट्रांसफरिंग द गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ये सब कंपोजिट सप्लाई के अंदर ही आएगा और उसी के साथ वैल्यू ऑफ सप्लाई में भी ऐड हो जाएगा और टैक्सेबिलिटी उसी हिसाब से डिटरमाइन हो जाएगा। बट अगर वो GTA इंडिविजुअली सिर्फ लोडिंग या अनलोडिंग के सर्विसेज देता है, सिर्फ आपके वर्ड की ट्रांसफर के सर्विसेज देता है, तो फिर उसका टैक्सेबिलिटी अलग तरह से डिटरमाइन होगा, इंडिविजुअली डिटरमाइन। समझ में आया? बट अगर ये सर्विसेज आपके ट्रांसपोर्ट के साथ अलाइड वे में आ रही है, तो ट्रांसपोर्टेशन विल बिकम द मेन सर्विस एंड दीज विल बिकम एंसिलरी सर्विस। तो उधर फिर कंपोजिट सप्लाई वाला जो डेफिनेशन है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। क्लियर विद दिस एवरीवन? इट इज क्लैरिफाइड बाय CBIC दैट ancillary or incidental services provided by GTA in the course of transportation of the goods by road, such as loading, unloading, packaging, unpackaging, transshipment, temporary warehousing will be treated as composite supply. बराबर है? मेथड जो है वो आपका सेम रहेगा। बराबर है? नॉट जनरली ऑल्टर द नेचर ऑफ दिस कंपोजिट सप्लाई। हाउएवर इफ द सर्विसेज आर प्रोवाइडेड एंड इनवॉइस्ड सेपरेटली, तो इन दैट केस उसको फिर हम लोग सेपरेट सप्लाई ऑफ सर्विस की तरह मान के चलो। अंडरस्टूड? अगेन इट विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द सर्विस, द वे इट इज गिवन, द वे इट इज रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस। ये तीनों चीजों पे डिपेंड करता है। क्लियर विद दिस? कुरियर एजेंसी कौन होता है? कुरियर एजेंसी आपकी कुरियर्स को ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है। टाइम सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स है, आर्टिकल्स है, गुड्स है, इनको ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक्सप्रेस कार्गो सर्विसेज भी होती है जो डोर टू डोर जाती है, जैसे स्पीड पोस्ट वाला डिलीवरी हो गया, या आपका कुरियर जो है वो 1 डे डिलीवरी केस में पहुंच जाएगा एंड ऑल। करेक्ट है? तो ये सब टैक्सेबल आ जाता है। दीज रोड से भी हो, कहीं से भी हो, कुरियर एजेंसी हमेशा टैक्सेबिलिटी के अंदर ही है।
अंडरस्टूड। बेसिक पोस्ट सर्विसेज और वो सब एग्जेम्प्ट है, वो तो हम लोगों ने देखा हुआ है, तो वो आपके गवर्नमेंट वाले जो इसमें आती है वो बेसिक पोस्ट सर्विसेज आपकी एग्जेम्प्ट है। कुरियर वाला पार्ट पूरा का पूरा टैक्सेबिलिटी के अंदर ही आएगा। अंडरस्टूड। अब ये एक सर्कुलर था इसके ऊपर कि समझो कि एक माइनिंग एरिया है, कहीं पे माइनिंग चल रही है एक्टिविटी, ठीक है। अब जहाँ पे वो लोग गड्ढा खोद रहे हैं, मिनरल्स यहाँ पे बाहर निकाल के फिलहाल रखेंगे, और फिर यहाँ से जो ये पूरा आपका लैंड है, ये पूरा लैंड आपको माइनिंग एक्टिविटी के लिए मिला हुआ। अब ये जो मिनरल निकाल के आपने इधर बाहर पिट के बाहर रखे हैं, ये कहीं ना कहीं जाके इधर कहीं ना कहीं ट्रांसफर करने पड़ेंगे एक जगह पे। पूरा का पूरा एरिया आपका ही है, एरिया के अंदर ही वो ट्रक चल रहा है। टिपर्स डंपर्स जो होते हैं वो सब यही एरिया के अंदर ही चल रहे हैं, बट इट इज यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर मिनरल्स फ्रॉम द साइट ऑफ एक्सकवेशन टू अ प्रॉपर साइट, जो आपके ओवरऑल माइनिंग एरिया के अंदर ही है। मतलब ये इंटरनल मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बराबर है। इसको भी हम लोग जीटीए के एम्बिट के अंदर लाएंगे कि नहीं, और इसके ऊपर टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, ये क्वेश्चन है। बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा था, मूवमेंट तो हो ही रहा था, बराबर है। अब इस केस में क्या होता है जनरली, यहाँ पे जो भी जेसीबी या कैरेज आपको दिया जाता है ना ये सब चीजों के लिए, तो उसमें क्या होता है, आपको वो जेसीबी मिलता है और उसके अंदर ऑपरेट करने वाला एक बंदा मिलता है। बिकॉज ये सारे जो होते हैं ये प्रॉपर अच्छे से संभालने पड़ते हैं, इसके लिए प्रॉपर ट्रेंड वाला बंदा लगता है। तो जो भी कंपनी ये जेसीबी को देती है ना, तो उसके साथ एक बंदा जो उसको चलाता है वो भी देती है। पेट्रोल वेट्रोल ना जनरली ये माइनिंग वाला बंदा ही भरता है, जैसा उसको चाहिए वैसा। जो भी आपको डीजल पेट्रोल लगेगा ना उसके अंदर, वो माइनिंग वाला बंदा ही भरता है। गाड़ी उसके डिस्पोजल पे रहती है, माइनिंग वाला बंदा उसको कैसे भी यूज कर सकता है, जब चाहिए तब यूज करेगा, जैसे चाहिए वैसे यूज करेगा, बराबर है। अब इस केस में सिंपली बोलू ना, तो जो भी ये जेसीबी ओनर है ना, वो इसका सिर्फ रेंट ले, पर डे रेंट ऑफ जेसीबी अलॉन्ग विथ 1% हु इज ऑपरेटिंग। समझ में आया? 5,000 रुपया पर डे ले। तो इन दैट केस दिस इज नॉट एग्जेम्प्ट अंडर द नॉर्मल वाला कैटेगरी, ये रेंटल वाला पार्ट जाएगा और इसके ऊपर जनरल केसेस में टैक्स। क्योंकि इसमें क्या है, जेसीबी आपको जो दिया हुआ है वो जेसीबी आपके डिस्पोजल पे आप कैसे भी यूज कर सकते हो, साइड के साइड में ही चल रहा है, बराबर है कि नहीं है। जैसा चाहिए वैसे यूज कर सकते हो, पेट्रोल भी आप ही डाल रहे हो डिस्पोजल पे आपके। तो इन दैट केस इसको हम लोग रेंटल टाइप मान के चलेंगे, और इसके ऊपर जो चार्जेस आप जेसीबी वाले ओनर को पे कर रहे हो, दोज विल बी रेंटल चार्जेस फॉर हायरिंग ऑफ द मशीनरी। समझ में आया? या ट्रांसपोर्ट वाला, तो यही चीज आपको बोला हुआ था। इट इज क्लैरिफाइड दैट रेंटिंग ऑफ द ट्रक्स एंड अदर फ्रेट व्हीकल्स विद अ ड्राइवर for a period of time is a service of renting of transport vehicles with an operator and not a service of transportation of the goods by road. Therefore, they are not eligible for exemption. समझ में आया? तो ऐसा नहीं बोल सकते अरे ये तो इंडिविजुअल गाड़ी है ना, इसको एग्जेम्प्ट करो, इसको वो वाले केस के अंदर एग्जेम्पशन कैटेगरी में नहीं डाल सकते। क्लियर विद दिस? रेंटिंग ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी था ना वो, ये वाला नहीं। चलो नेचर समझ में आया ये वाला पार्ट, ठीक है। ओके, अभी अपना हम लोगों ने 2 पॉइंट यहाँ पे अभी तक कवर कर लिया, दैट वाज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ व्हाट इज पैसेंजर्स एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। ये 2 पार्ट हम लोगों ने कवर किया। वी आर कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला पार्ट, दैट इज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। अब इधर प्रॉब्लम क्या है पता है, आधी चीजें एग्जेम्प्ट है, आधी चीजें टैक्सेबल है, और बहुत एम्बिग्यूइटी, क्या चीजों को हम लोग मनी एंड सिक्योरिटीज मानेंगे, क्या चीजों को हम लोग सर्विस मानेंगे, और किस किस पे जीएसटी लेना है, दैट बिकम्स अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क इन बैंकिंग सेक्टर। बराबर है कि नहीं है? कंफ्यूजन हो जाएगा। तो उसी चीजों को सॉल्व करने के लिए उन्होंने बोल दिया कि क्या क्या चीजें एग्जेम्पशन लिस्ट के अंदर आएगी और क्या क्या चीजें टैक्सेबिलिटी के अंदर आएगी। फर्स्ट, services by way of extending deposits, loans and advances insofar as the consideration is represented by way of interest या discount other than interest involved in credit card services। तो पहला चीज उन्होंने क्रेडिट कार्ड के ऊपर लगने वाले इंटरेस्ट को निकाल दिया, तो उसके ऊपर तुम बेधड़क जीएसटी लगा सकते हो क्योंकि वो एग्जेम्पशन क्राइटेरिया के ऊपर से निकल गया, ठीक है। अब उसके अलावा जो भी आपका लोन वगैरह रहेगा जिसका रिटर्न्स जो बैंक को आ रहा है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट या डिस्काउंट, दैट इज प्योरली बिल डिस्काउंटिंग एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बिकॉज उसके में क्या होता है, डिस्काउंटिंग चार्जेस पे होता है। नॉर्मल जो लोन रहता है उसके ऊपर क्या मिलता है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। Interstate sale or purchase of foreign currency amongst the bank and authorized dealers of the foreign exchange or amongst the banks and such dealers. Foreign exchange purchase and sale only between the banks and dealers is exempt. आप खरीदने बेचने के लिए जाओगे तो उसके ऊपर चार्जेस लग सकता है। समझ में आया? क्लियर है? आप खरीदने बेचने जाओगे तो उसके ऊपर चार्जेस के ऊपर जीएसटी लग सकता है, बट ये लोग जो इंटर से परचेज सेल करेंगे उसके ऊपर आप लोग का जीएसटी नहीं लगेगा, बी टू बी ट्रांजेक्शन।
समझ में आया? सेकेंड, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द बैंकिंग कंपनी टू बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट होल्डर्स अंडर द प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो इसके अंदर जो भी सर्विस चार्जेस होगा ना उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा, बिकॉज बाकी सब अकाउंट्स में सर्विस चार्जेस पे जीएसटी लगता है। क्लियर विद दिस? अगर आप कोटक का फॉर एग्जांपल प्रीमियम अकाउंट लेने जाओगे तो उस पे जो भी सर्विस चार्ज लगेगा एट द एंड ऑफ द ईयर, साल भर का सर्विस चार्ज लगता है अपने को, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। क्लियर विद दिस? ठीक है। सर्विसेज बाय एन एक्वायरिंग बैंक टू एनी पर्सन इन रिलेशन टू सेटलमेंट ऑफ एन अमाउंट अप टू ₹2000 in a single transaction transacted through the credit card, debit card, card charge or any other payment card service. For the purpose of this entry, acquiring bank means any banking company, financial institution, including a non-banking company, or any other person who makes the payment to any person accepting such card. अब ये क्या होता है? दिया कितना नींद आ रहा है, मैं भी यौन करूं क्या इधर? चलो, अभी ये क्यों लाया और कैसे लाया वो देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जनरली गवर्नमेंट ने ये एग्जेम्पशन क्यों लाया है, तो बेसिकली कार्ड सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए, मतलब आप कार्ड का यूजेज बढ़ाओ वो प्रमोट करने के लिए। तो उन्होंने क्या बोला, सिंपल है, हम लोग कोई भी व्हाट इज की पीओएस टर्मिनल पे जाते हैं, पॉइंट ऑफ सेल पे जाते हैं, तो इन दैट केस क्या होता है, हम लोग कार्ड स्वाइप करते हैं, ठीक है। अब वहां पे क्या होता है, मशीन किसी का भी होने दो, कार्ड किसी का भी होने दो, एक्सेप्ट कर लेता है। आईसीआईसीआई का कार्ड है, एक्सेस का मशीन है, ले लेगा ना, बराबर है। तो इस केस में क्या होता है, एक्सिस विल बी पेइंग टू आईसीआईसीआई एज ए सेटलमेंट, करेक्ट है। अब उसमें क्या होता है, जनरली 2%, 1% डिपेंडिंग ऑन द क्राइटेरिया वो लोग चार्जेस लेते हैं इसके ऊपर, बराबर है। इसके लिए जनरली क्या होता है कि जो आपके आसपास के डीलर्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, कार्ड एक्सेप्ट करने से थोड़ा सा हिचकिचाते हैं कि अरे नहीं करना, बराबर है। अब इस केस के लिए क्या हो जाता है ना, कि अगर 2000 रुपए तक का ट्रांजेक्शन है ना, तो जनरली फिर बोलते सर 1000-2000 रुपए के ट्रांजेक्शन के लिए प्लीज कार्ड मत मारो, फिर 2% उस पर भी जाता है। कोई एक बड़ा ट्रांजेक्शन है, 50,000 रुपए का ट्रांजेक्शन है, तो उस पर 500 रुपया या 200 रुपया जो भी चार्जेस आएगा वो देने के लिए अपने को तकलीफ नहीं होती है, बट 2000 रुपए भी देने का तकलीफ होता है, बराबर है। और प्लस पीपल विल बी देन डीमोटिवेटेड टू यूज द कार्ड्स फॉर दीज पर्पजेस। तो उन्होंने क्या किया, इसको यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए उन्होंने बोला, अगर आप कार्ड से 2000 रुपए तक का सिंगल स्वाइप करते हो तो उस अमाउंट के ऊपर आपका ट्रांजैक्शन चार्जेस जो है वो नहीं, चार्जेस व्हाट इज कि जो आपका है उसके ऊपर जीएसटी नहीं, ट्रांजैक्शन चार्जेस अगर लगता भी है तो उसके ऊपर जो आपका जीएसटी का जो पार्ट रहता है वो नहीं लगेगा। तो जो एड ऑन होता है ना वो पार्ट वो नहीं लगेगा। अब इतना हम लोग सोचते नहीं है वैसे भी लेते टाइम और देखते टाइम, बट फिर भी उन्होंने देखे रखा है। समझ में आया? तो उन्होंने क्या बोला, सर्विसेज बाय एन एक्वायरिंग बैंक टू द इन रिलेशन टू द सेटलमेंट ऑफ द अमाउंट अप टू 2000 रुपीज। तो 2000 रुपए तक का जो भी सेटलमेंट कैरी आउट होगा ना उसके ऊपर जो भी आपका चार्जेस रहेगा उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर विद दिस पार्ट एवरीवन? ठीक है। इससे क्या हो जाएगा कि आपके ट्रांजैक्शंस प्रमोट होंगे थोड़े बहुत, कि भाई आप लोग ऑनलाइन बेसिस पे करो। अब ऑब्वियस है 2000 रुपए का है तो उसके ऊपर अगर 100 रुपए चार्जेस भी लगता है या 50 रुपए चार्जेस भी लगते हैं तो उस पर 8% जीएसटी मानो तो ऑटोमेटिकली वो 2-4 रुपए जो है वो बढ़ जाए। क्लियर है? तो वो चीज उतना एग्जेप्ट हो जाएगा आपको। अंडरस्टूड? एक्सेप्ट सच कार्ड, कार्ड तेरा मशीन तेरा एक्सेस का है और बैंक तेरा आईसीआईसीआई, मतलब कार्ड तेरा आईसीआईसीआई। तो in this case when you swipe ICICI card at Axis Bank is the person who will make the payment to the person who is accepting such card. तो in that case Axis will be paying to, sorry, ICICI आपका कार्ड स्वाइप मारेगा, एक्सिस जो है वो सेटलमेंट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। एक्सिस का मशीन किसका है, जो सेलर है उसका है, और जो तेरा डेबिट कार्ड है वो आईसीआईसीआई का है, तो पैसा किस कौन से अकाउंट में? Now this machine is accepting your card, so ICICI will have to make the payment to the person who is accepting such card, that is to the Axis. समझ में आया क्या? यहाँ पे क्या होगा, सिंपल है, ये ट्रांजैक्शन कैसे सेटल होते हैं, तो डे एंड पे सेटल होते हैं, कभी भी तो तुरंत तभी के तभी नहीं आता। डे एंड पे पूरा का पूरा सेटलमेंट कैरी आउट होता है कि कौन से कार्ड से आज पैसे आए। उसके बाद डे एंड पे पूरा सेटलमेंट कैरी आउट होता है जहाँ पे आईसीआईसीआई विल पे टू एक्सिस, एचडीएफसी विल पे टू एक्सिस, ऐसा करके नेक्स्ट डे आपके ये सेलर के अकाउंट के नेक्स्ट डे में सुबह जो है वो ये पैसा इधर रिफ्लेक्ट हो जाए उसके बैंक अकाउंट में। एवरी नाउ एंड देन ये सेटलमेंट नहीं होता है, डे एंड पे एक ही बार सेटल, पेमेंट गेटवे सर्विसेज। समझा? तो इस तरह से ये चल। Services by an intermediary of the financial services located in multi-service SEZ
with IFSC status to a customer located outside India for IFSC services in currencies other than INR. अब ये सर्विसेज कौन सा है? IFSC में लोकेटेड कोई भी है एंटिटी, और वो अगर नॉन रेसिडेंट को कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है एंड दोस सर्विसेज आर आल्सो नॉट इन INR बट इन फॉरेन करेंसी, तो वो सर्विसेज के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर विद दिस? अब ये इंटरमीडिएरीज कौन कौन हो सकते हैं? सबसे पहला चीज जिसको गवर्नमेंट ने रेगुलेशन करके दे दिया है कि आप आईएफएससी की तरह, आईएफएससी के अंदर आप लोग क्या कर सकते हो? रजिस्टर करके काम कर सकते हो। सेकंड, इट कैन बी अंडर फेमा एक्ट। फेमा एक्ट के अंदर कोई भी इंटरमीडिएरी रजिस्टर्ड है, अगर वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है नॉन रेसिडेंट को और वो आईएफएससी की तरह लिस्टेड है गिफ्ट सिटी के अंदर, तो वो भी आ जाएगा। हु इज रजिस्टर्ड अंडर द IRDA, इंश्योरेंस कंपनी है जो आईएफएससी सेंटर के अंदर है, और अगर वो नॉन रेसिडेंट को कोई सर्विसेज देती है तो वो भी आ जाएगा। एंड सेबी के अंडर भी जो कोई इंटरमीडिएरी है और अगर वो सर्विस दे रही है एनआर को, नॉन रेसिडेंट को, विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द सर्विस व्हिच इज लोकेटेड इन आईएफएससी, तो आपका एग्जेम्पशन आ जाएगा। सिर्फ क्राइटेरिया यही है, पहला ये सारे लोग आईएफएससी के अंदर रजिस्टर्ड वाले पार्ट में होने चाहिए, ठीक है, आईएफएससी के अंदर रजिस्टर्ड होने चाहिए। दूसरा, नॉन रेसिडेंट को सर्विसेज प्रोवाइड करने चाहिए। तीसरा, सर्विसेज का जो भी आपका पेमेंट रहेगा वो फॉरेन एक्सचेंज में आना चाहिए, नॉट इन। समझ में आया? तो ये तीनों चीजें अगर फुलफिल हो जाती है तो इन दैट केस दैट पर्टिकुलर सर्विस के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर विद दिस? एनालिसिस, सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट एंड लोन्स टू अकाउंट, ये तो सिंपल वाला पार्ट है, ठीक है। इस केस में उन्होंने क्या बोला कि भाई अगर आपका लोन वाला पार्ट हो जाता है, डिस्काउंट अगर है और इंटरेस्ट अगर रिटर्न में आ रहा है, तो उसके ऊपर आपको जीएसटी नहीं पे करना है, वो आपका एग्जम्पशन कैटेगरी के अंदर आ जाता है, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट्स एग्जाम्प्ट हो जाएगा, लोन आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा, मॉर्गेज, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ये सब चीजें क्या हो जाएगी? एग्जाम्प्ट हो जाएगी, बिकॉज इसके ऊपर आप लोग का जीएसटी नहीं लगेगा। रिटर्न जो आता है वो आपका जैसे कि इंटरेस्ट के फॉर्मेट में आता है। डिस्काउंटिंग ऑफ चेक, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, इनवॉइस डिस्काउंटिंग मतलब क्या? बिल्स ऑफ एक्सचेंज का डिस्काउंटिंग ना, करेक्ट है। वो सब चीजें भी क्या हो जाएगी? एग्जाम्प्ट हो जाएगी, उसके ऊपर भी आपका जीएसटी नहीं लगेगा। सर्विस चार्जेस, फीस एंड डॉक्यूमेंटेशन या ब्रोकिंग चार्जेस, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, एंट्री चार्जेस, चार्जेस के नाम पे आपसे कोई भी अगर बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कुछ भी लेता है तो वो टैक्सेबल कैटेगरी के अंदर आ जाएगा, उसके ऊपर आपका जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा, हो जाएगा, जीएसटी एप्लीकेबल होगा, हाँ, एग्जेम्प्ट नहीं। Similarly, service charges of fees and documentations are charged for derivative, futures contract, forward contract, invoice or check discounting. The same would be consideration for the supply of the service and liable to GST. Clear with this, everyone? Any interest, delayed payment charges, what to say to the client for delay in the payment of the brokerage amount, settlement obligations and margin trading facility. अब ये क्या होता है? आपको मार्जिन वगैरह, मार्जिन मनी दिया जाता है ऑप्शंस ऑफ फ्यूचर्स में ट्रेड करने के लिए, बराबर है। और समझो कि उसमें अगर डेफिसिट आता है तो वो पेमेंट आपको रिप्लेनिश करना पड़ता है यहाँ, बराबर है। अब ये पेमेंट जब आप रिप्लेनिश करने के लिए यहाँ पे जाते हो ना, ठीक है, और समझो इसमें डिले हो गया, आपको 20,000 रुपया डिपॉजिट करना था एज अ मार्जिन मनी, और आपको डिपॉजिट करते करते 10 दिन एक्स्ट्रा हो गया, तो ये 10 दिन के ऊपर इंटरेस्ट ले रहा है। तो उन्होंने क्या बोला, ये 20,000 विच यू आर व्हाट इज की एक्सेस मार्जिन यूटिलाइज जो पार्ट आ रहा है, that is nothing but the company, the broking agency has given या बैंक has given a loan to you of 20,000 rupees, ऐसा ही माना जाता है। और वो 20,000 रुपया जब रिटर्न आएगा तो उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज, करेक्ट है कि नहीं है? तो इट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ लोन ओनली, तो उसके ऊपर भी जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर आपको जीएसटी नहीं पे करना पड़ेगा, वो एग्जेम्प्ट। समझ में आया? बिकॉज मार्जिन मनी एक्सेस यूटिलाइज करवाने देना इज ऑल्सो लाइक एक्सटेंडिंग अ टाइप ऑफ लोन, वैसा ही होगा। तो उसके ऊपर भी जब आप एडिशनल इंटरेस्ट या कुछ चार्जेस पे करते हो तो वो भी आपके एग्जेम्पशन कैटेगरी के अंदर फॉल इन कर जाता है। क्लियर है? हाँ, मैं पैच को पे करूँ या फिर मुझे कहीं से इंटरेस्ट आए, तो दोनों एग्जाम्प्ट है? तुझे हाँ, दोनों दोनों एग्जेम्प्ट, दोनों एग्जेम्प्ट। चार्जेस फॉर द लेट पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग ड्यूज ऑन द क्रेडिट कार्ड, अब ये क्या है? इंटरेस्ट चार्ज ऑन आउटस्टैंडिंग ड्यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड बैलेंसेस स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड, मतलब जानबूझ के उनको एक्सक्लूड किया ताकि वो जीएसटी लायबिलिटी के अंदर आ जाए। बाय नेचर दे आर आल्सो लोन ओनली, बाय नेचर उसके ऊपर भी क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट, बट फिर भी उसको जानबूझ के एक्सक्लूड करके रखा है, मतलब टैक्सेबिलिटी उसके ऊपर है। क्लियर है? नेक्स्ट, कोलैटरलाइज्ड बोर्डिंग, सीबीएलओ सुना है क्या? कोलैटरलाइज्ड बोरिंग सीबीएलओ क्या होता है? जनरली ओवरनाइट लेंडिंग होता है, जहां पे एक बैंक को रिक्वायरमेंट है तो वो पैसा उठा देगा, दूसरे बैंक के पास एक्सेस पड़ा है तो वो रख देगा। ओवरनाइट लेंडिंग ट्रांजैक्शंस चलते हैं। इन सीबीएलओ ट्रांजैक्शन, बोरोइंग बैंक pays the amount of consideration to the lending bank for the fund provided for short term, and short term means as good as 1 day, इतना शॉर्ट भी हो सकता है, ठीक है। such amount would qualify as a consideration represented by way of interest or discount and hence would be exempt. तो सीबीएलओ is also nothing but borrowing and lending only, तो उसके ऊपर का भी जो इंटरेस्ट रहेगा 1 डे या जो भी 2 दिन 1 दिन का इंटरेस्ट रहेगा वो भी आपका एग्जेम्पशन कैटेगरी के अंदर फॉल कर जाएगा। इंस्ट्रूमेंट्स लाइक रिवर्स रेपोज एंड रेपोज, आरबीआई के साथ हम लोग यूज करते हैं, आरबीआई से लोन लेने में या तो आरबीआई को लोन देने में रिवर्स रेपोज एंड रेपोज यूज होता है।
Repos and reverse repos are financial instruments of short-term call money market value that normally used by the bank to borrow or lend from market. The margin called as repo rate or reverse repo rate in transaction are nothing but again interest. बराबर है. Thus they have the characteristics of loans and they also will be fully exempt from GST. Clear with this part? तो इसके ऊपर भी जो इंटरेस्ट या तो आप आरबीआई को दोगे या तो आप आरबीआई से लोगे, वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्पशन कैटेगरी के अंदर फॉल इन कर जाएगा. ठीक है. सीपीसीडीज, कमर्शियल पेपर्स. सीपीसीडी जो है आपका प्रोमिसरी नोट की तरह रहता है, विच इज फॉर्म ऑफ पार्ट ऑफ मनी. सीपी और सीडी जो होता है वो क्या होता है, मनी के अंदर ही आता है ना, बिकॉज दैट इज इक्विवेलेंट टू योर मनी. प्रोमिसरी नोट्स है तो इन दैट केस उनके ऊपर तो जीएसटी लगता ही नहीं है. क्लियर विद दिस पार्ट? With regards to income from CP and CD, since its instruments are from lending and borrowing money, the same are not liable for GST because इसके ऊपर अगेन आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट. तो वो भी क्या हो जाएगा, एग्जेम्पशन कैटेगरी के अंदर ही फॉलो इन कर जाएगा. हाउएवर अगर उसके लिए कोई सर्विस चार्ज, डॉक्यूमेंटेशन फीस वगैरह लिया हुआ है तो वो जीएसटी के अंदर आ जाएगा. बराबर है. असाइनमेंट और सेल ऑफ अनसिक्योर्ड डेट्स as seen in chapter 1, only actionable claims in respect of lottery, betting, gambling would be taxable under GST. तो अगर कोई सेल, ट्रांसफर या असाइनमेंट ऑफ डेट होता है which is in the purview of actionable claims, that would not be subjected to GST. हम लोग ARCs वगैरह को सेल करते हैं ना, लोन वगैरह, वो नहीं. समझ में आया? Further, any charges collected in the course of transferring of the assignment or debt would be chargeable to GST, being in the nature of consideration for the supply of सर्विस. तो अगर चार्जेस कुछ लिए तो वो टैक्सेबिलिटी के अंदर आ जाएगा. बाकी जो नॉर्मल होगा उसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं. सिंपल है, हर जगह पे आप यही देखोगे, चार्जेस हमेशा टैक्सेबल होगा बिकॉज दैट इज फॉर द सर्विस विच इज प्रोवाइड. उसके लिए लग रहा है तो वो हमेशा टैक्सेबिलिटी के अंदर ही आएगा. इंटरेस्ट ऑन डेट इंस्ट्रूमेंट्स भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा. इंटरेस्ट ही है ना एट द एंड ऑफ द. इंटरेस्ट ऑन फाइनेंस लीज ट्रांजेक्शन. फाइनेंस लीज अपने को सबको पता है, एंड ऑफ द टर्म तक व्हाट इज मोस्टली प्रॉपर्टी सामने वाले का हो जाता है. करेक्ट है. Major portion of the year is covered in that particular part. Correct. In finance lease, ownership of the asset is with the bank. In essence, it is the purchase of the asset and lend it further for the by the what we said lend it further transaction for the bank. बैंक का है और वो बैंक what we say कि सामने वाले कस्टमर को दे रहा है on lending basis. Neither the services are purely in the nature of extending loan and neither they are in the nature of interest. ना पूरा का पूरा लोन है, ना पूरा का पूरा इंटरेस्ट, क्योंकि ओनरशिप अपने पास है, वैसे दिया हुआ है, लास्ट बॉडी से एंड पे पता नहीं है, ट्रांसफर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऑल एम्बिग्यूटी. तो उसको उन्होंने टैक्सेबिलिटी के अंदर ही डाला. फाइनेंस लीज के ट्रांजैक्शन को किसमें डाला है, टैक्सेबिलिटी के अंदर. ट्रांजैक्शन में लोन इज टेकन ओवर बाय वन बैंक टू अनदर, कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटरेस्ट के ऊपर जीएसटी फिर भी नहीं लगेगा. ट्रांसफर चार्जेस अगर कुछ है तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा. ठीक है. इंटरचेंज फीस ऑन कार्ड सेटलमेंट फीस पेड एंड शेयर्ड बाय द बैंक. Fees charged for card settlement is a consideration which is a part of separate transaction between the banks and therefore it is liable to GST. कार्ड सेटलमेंट जो होता है ना आपका, यही 2000 के ऊपर वाला बेसिक वाला पार्ट, तो उसके ऊपर तो जीएसटी लग जाएगा. सिक्योरिटाइजेशन ट्रांजैक्शन, सिक्योरिटीज एट द एंड ऑफ द डे, मनी एंड सिक्योरिटीज आर नॉट अंडर जीएसटी, तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा ही. अगेन चार्जेस कुछ अगर लिया है तो वो जीएसटी के अंदर आ जाएगा. एडिशनल पीनल इंटरेस्ट ऑन ओवरड्यू लोन्स. In case where EMI is not paid at the time, an additional and penal interest is charged, तो वो तो आपका सप्लाई का पार्ट बन जाता है. बराबर है ना, वैल्यू ऑफ सप्लाई के हिसाब से पढ़ा है हम लोगों ने, तो वो आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर आ जाएगा. देयर में अराइज अ डाउट एज टू वेदर द एडिशनल एंड penal इंटरेस्ट ऑन द ओवरड्यू लोन इज एग्जेम्प्ट और नॉट. तो उन्होंने क्या बोला, और सच penal इंटरेस्ट इज टू बी ट्रीटेड एज कंसीडरेशन फॉर लिक्विडेटेड डैमेजेस. लिक्विडेटेड डैमेजेस इज टू नॉट एक्सेप्ट समथिंग. बराबर है. एंड आपका जो नॉर्मल डैमेजेस होता है वो किसके लिए रहता है कि हाँ चलेगा हम ये एक्सेप्ट करते बट इसके बदले ये पैसे, ऐसा वाला पार्ट है. तो यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दिया, वो एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन किया है. एक्स सेल्स अ मोबाइल फोन टू वाई फॉर 40,000 और 11,000 का उसको ईएमआई बोला, मतलब 44,000 पे करना पड़ेगा. तो सिंपल बोलो तो 4,000 रुपए का इंटरेस्ट हो गया और 40,000 रुपए का आपका फोन वाला पार्ट हो गया. ठीक है. उन्होंने क्या बोला है, वाई वुड बी लाइबल टू पे एन एडिशनल पीनल इंटरेस्ट ऑफ अमाउंटिंग टू 500 रुपीज पर मंथ फॉर द डिले. बराबर है. 500 रुपया पर मंथ अगर डिले होता है तो आपको पे करना पड़ेगा. इस केस में क्या हो जाएगा, 40,000 के साथ in some instances X is charging 40,000 for the mobile phone and is separately issuing another invoice for providing the services of extending the loan to Y, the consideration for which is 2.5% interest per month and an additional penal interest of 500 rupees per month for delay in the payment. बराबर है. अब इस केस में ये जो आपका 40,000 रुपीज जो आ गया या 44,000 रुपीज आ गया, ये जो penal interest इस केस में आ रहा है, this is a part of composite supply और ये वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर ऐड हो जाएगा बिकॉज दैट इज इसके अंदर मेन सप्लाई ऑफ फोन, जिसके साथ आप क्या कर रहे हो, लोन के बेसिस पे प्रोवाइड कर रहे हो और उसके ऊपर क्या हो जाएगा, आपका पीनल इंटरेस्ट जो है वो चार्जेस एप्लीकेबल हो जाएगा. तो इन दिस केस आपका जो ये व्हाट वी से कि
एडिशनल इंटरेस्ट वगैरह आप चार्ज कर रहे हो फॉर नॉन पेमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्ट, आप इसको क्या करोगे, जीएसटी के एम्बिट में लेके आ जाओगे, इसके ऊपर आपका जीएसटी लगेगा, बिकॉज दिस विल बी अ पार्ट ऑफ कंपोजिट सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई बोलता है कि लेट पेमेंट चार्जेस और डिलेस जो भी है वो ऐड करना पड़ेगा, तो आप उसको ऐड कर दो, करेक्ट है। बट वही जगह पे ये सेकंड एग्जांपल देखो, एक्स सेल्स अ मोबाइल फोन टू वाई, द कॉस्ट ऑफ द मोबाइल फोन इज 40,000 rupees. Y has the option to avail the interest of 2.5% per month for purchasing the mobile from ABC Private Limited. मतलब यहाँ पे लोन थर्ड पार्टी से लिया जा रहा है, एक्स और वाई से मोबाइल फोन का सेल कर रहे हैं, लेना किससे अपने को लोन, थर्ड पार्टी से लेना है। द टर्म लोन ऑफ द फॉर व्हाट इज की 4 months एंड अगर डिले हुआ तो 1.125% का आपका व्हाट इज की इंटरेस्ट लगेगा, बराबर है। तो यहाँ पे एक्स और वाई का जो ट्रांजेक्शन है वो तो प्योरली सेल ऑफ मोबाइल फोन है, तो वो तो आपका जीएसटी के अंदर आ जाएगा। वाई और एबीसी का जो है वो प्योरली लोन है, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट जो है वो नहीं आएगा टैक्सेबिलिटी के अंदर, बिकॉज फिर ये दो ट्रांजेक्शन क्या हो गए, अलग अलग। समझ में आया, तो वो फिर आपका लोन में चला जाएगा नॉर्मल वाले केस में, अंडरस्टूड। हाउएवर फीस चार्जेस या अदर चार्जेस अगर कुछ लिया रहेगा तो वो तो आपका टैक्सेबिलिटी के अंदर आ जाएगा, प्रोसेसिंग फी वगैरह लेते हैं ना जनरली, तो वो तो टैक्सेबिलिटी के अंदर आ जाएगा। क्लियर विद दिस एवरीवन, समझा। तो सेम सप्लायर अगर दे रहा है तो उसको कंपोजिट सप्लाई के नेचर में ले लेंगे, बिकॉज मेन सप्लाई फोन का हो जाएगा। बट अगर जैसे ये दो स्प्लिट हो जाता है तो ये फोन का ट्रांजेक्शन अलग हो गया, लोन का ट्रांजेक्शन अलग हो गया। Granting of loan by the person to a related person by way of overseas or by overseas affiliate to its Indian entity where the consideration for being paid is only by way of interest or discount. अब ये किसके लिए होता है, देखो यहाँ पे ध्यान, रिलेटेड पार्टीज जब एक दूसरे को लोन देती है या फॉरेन एंटिटी अपने इंडियन अफिलिएट को अगर लोन देती है, ये दोनों ही केसेस के अंदर हम लोग जब नॉर्मली लोन लेने के लिए जाते हैं तो इंटरेस्ट के ऊपर तो जीएसटी नहीं लगता है, बट जो प्रोसेसिंग चार्जेस वगैरह जो होता है उसके ऊपर जीएसटी लगता है। प्रोसेसिंग चार्जेस जनरली क्यों लिया जाता है, आपका क्रेडिबिलिटी चेक करने के लिए, क्रेडिट स्कोर वगैरह चेक करने के लिए, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक करने के लिए, आपका क्रेडिट स्टैंडिंग देखने के लिए, सो दैट लोन आपको प्रोवाइड किया जा सके। अब ये जो ग्रुप कंपनीज है ना, जनरली ये सब प्रोसेसिंग फी वगैरह कुछ भी चार्ज करते ही नहीं, क्योंकि ऑब्वियस है उनको ये सब बैकग्राउंड चेक करने की जरूरत नहीं है, कंपनी अपना ही है, तो वो लोग चार्ज ही नहीं करते हैं वो पार्ट, सिर्फ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, और वो इंटरेस्ट जो है वो तो पहले से ही एग्जेम्प्ट किसी के भी नेचर में। तो यहाँ पे हम लोग विदाउट कंसिडरेशन लोन प्रोसेसिंग का सर्विसेज प्रोवाइड हो रहा है, तो हम वैल्यू ऑफ सप्लाई में नोशनल वैल्यू लेंगे, ओपन मार्केट वैल्यू लेंगे, ऐसे सब कुछ करना है क्या, तो उन्होंने बोला नहीं, क्योंकि यहाँ पे वो चीज करना ही नहीं पड़ता है। प्रोसेसिंग चार्जेस यहाँ पे हम नोशनल वैल्यू दैट इज ओपन मार्केट वैल्यू वगैरह हम लोगों ने जो देखा है डिस्टिंक्ट पर्सन एंड रिलेटेड पर्सन के बीच में जब ट्रांजेक्शन होता है, तो इस केस में हम ऐसा नहीं मान सकते कि यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस के लिए हम नोशनल वैल्यू को ले रहे हैं डॉल, बिकॉज यहाँ पे जो भी आप लोगों का सर्विसेज दिया जा रहा है ये सर्विस पर से हो ही नहीं रहा है। वाई हो ही नहीं रहा है, बिकॉज वो बंदे को क्रेडिट स्टैंडिंग देखने की जरूरत ही नहीं है, चीजें देखने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज सामने वाला पर्सन जो वो ऑलरेडी सामने मतलब दे आर रिलेटेड पार्टी होंगी, तो बाय डिफॉल्ट उनको लोन, तो उसमें ओपन मार्केट वैल्यू वगैरह नहीं लेना। क्लियर विद दिस पार्ट, ठीक है। सर्विसेज बाय प्रोवाइडेड बाय द बैंक और ऑथराइज्ड डीलर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, अमंग्स द बैंक रहेगा तो एग्जेम्प्ट है, अमंग्स ऑथराइज्ड डीलर ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रहेगा तो एग्जेम्प्ट है, अमंग्स बैंक एंड सच डीलर रहेगा तो एग्जेम्प्ट। आरबीआई के साथ भी अगर आप कोई ट्रांजेक्शन करते हो तो भी टैक्सेबल हो जाएगा, चार्जेस जो भी पे होंगे उसके ऊपर, और इंडिविजुअल कस्टमर्स के साथ भी या बिजनेस एंटिटीज के साथ अगर कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन एक्सचेंज, तो वो भी क्या बन जाएगा, टैक्सेबल बन जाएगा, बिकॉज वो आपके टैक्सेबिलिटी के चार्ज में। समझ में आया, सिर्फ ये तीन जो ऑप्शन है वो आपके एग्जेम्पशन कैटेगरी के अंदर जाएंगे, बाकी कुछ भी नहीं जाएगा। क्लियर विद दिस, ये 2000 वाला हम लोगों ने देखा, पेमेंट एग्रीगेटर वाला पार्ट, ठीक है। पेमेंट कौन सा, नहीं, आरबीआई इज नॉट अ पर से बैंक ऑफ इंडिया, वो नाम है, बट वो बैंक की तरह फंक्शन नहीं करता है ना, बैंक की तरह फंक्शन नहीं करता है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कमर्शियल बैंक्स टू आरबीआई वुड बी टैक्सेबल एज दीज आर नॉट कवर्ड इन एनी एग्जेम्पशंस, समझा। वेर एग्जाम्पशन अंडर एंट्री 34 ऑफ एग्जाम, ये 2000 रुपए वाला समझ में आया सबको, पेमेंट एग्रीगेटर वाला पार्ट, वही चीज आपको यहाँ पे देके रखा है। एक्वायरिंग बैंक मींस बैंकिंग कंपनी, इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसीज और एनी अदर पर्सन हु मेक्स द पेमेंट टू एनी पर्सन हु एक्सेप्ट सच कार्ड, जो भी एक्सेप्ट करेगा वो वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो वही चीज आप लोग को देके रखा है। तो पेमेंट एग्रीगेटर्स जो भी करेंगे, यूजर है पेमेंट गेटवे यूज करता है टू पे, चल रहा है, चल रहा है, देख लो स्कैन करके बता देख लो। आणि इथं लिखा है एनवायरमेंट नोट कंटेंट्स उसका रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ गुड्स टैग, तो ये पैसा नंबर बोल रहा है, व्हीकल वो जाता है ना, कभी भी कंसाइनमेंट नोट जो होता है ना उसके ऊपर व्हीकल नंबर जाता है, कि जो भी ट्रक में आपका ट्रांसपोर्ट होता है वो नंबर चाहिए, ट्रांसपोर्ट कंसेंट हो जाता है।
इसके लिए तो ईमेल भी जब जनरेट होता है तो उसमें भी जाना है। बाद में जब आपका अगर बीच में कुछ चेंज हो गया तो आप उसको वापस से ट्रांसफर करके दूसरा नंबर भी डालते हैं, तो वो सब कंसाइनमेंट नोट उसी के अंदर वो भी जाना चाहिए। एक बार देख लो फिर लाइफ इंश्योरेंस वाला पार्ट। That's what we had. If you are on the table. Now, so on the इधर ही सो जा वही फिर जा। कितने बाय वहाँ काट मेरे को वो पता है ये नहीं। अरे मेरा ईयरफोन हो गया था ना, तो फिर मेरे को कुछ तो पढ़ फिर मेरे को कुछ तो मेरे को समझाने में क्या करूँ ड्राइंग में, तो उसमें मैंने ये अपने ये पढ़ी राजेंद्र कोहली की बुक पता है, राजेंद्र कोहली पता है मोस्टली सेन, हाँ मोस्टली सेन ये वाली रजत का अपनी क्लास में अरे वो नहीं मोस्टली से मेरे पास भी एक बुक पड़ा है, तुझे चाहिए रीडिंग के लिए तो मैं देती हूँ। अच्छा बुक है, मेरे को मेरी मैम ने गिफ्ट किया था। रीडिंग बुक ही है, स्टोरीज वाला रहता ना, तुझे चाहिए तो मैं नेक्स्ट टाइम लाती हूँ। अच्छा है, मैंने नहीं पढ़ा है बट अच्छा बुक है, मतलब मेरी मैम ने बहुत सोच के दिया था मुझे। वो एजिकल मैम बताया ना, उन्होंने दिया था मुझे gift। मैं लेके आती हूँ, तुझे ट्रेन में पढ़ने के लिए चाहिए। तो पता है क्या ये भी समझ को बुक्स ऑर्डर करने के ऊपर तो जो गूगल कोड रहता है तो गूगल कोड तो अलग अलग रहता है कि एक ही अलग अलग मतलब टोटल 2 कूपन होता है, फिर वो 2 कूपन को तुम लोग कैसे भी यूज करो अपना मेरे पास मैंने अरे मेरे को ईमेल नहीं आया मेरे को भी बट मुझे ऐसा बोला कि नहीं, जब भी हम लोग सीडीएस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन किया जाएगा तो ऑर्डर करने मिल जाएगा। तो 2 कूपन रहता है टोटल। एक बार फिर भी वो चेक कर लूंगा जब सीडीएस पोर्टल पे लॉगिन करेगा तो वहां पे देख ऑप्शन कैसे आ रहे हैं, क्योंकि मैंने जितना सुना 2 कूपन रहते हैं। अभी सपोज एक कूपन में तो 4 कूपन में से एक बुक मंगा रहे चलेगा, प्रॉब्लम नहीं है। तो बदलूंगा लास्ट के 15 मिनट और नहीं देखूंगी ना, तकरीबन तो हो गया। कोई फिश तो बसते हैं। क्या है तीन ऑप्शन क्या है पासवर्ड मेरा बहुत क्लियर होगा। क्या था मैंने भी व्हाट्सएप रिपोर्ट डाला, मैंने डेट ऑफ बर्थ तो अलग है। देखिए फिर जब ये आती है तो मैं चली जाती हूँ। और कितना टाइम चलेगा फिर? अभी जो वो अभी कल जब हो गया बंद तो करे बंद हो गया बोलो। चलो लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज और इस पे जाते हैं, ठीक है। अब इसमें एक्चुअली क्या हो गया ना, उन्होंने दिया तो है इधर लिस्ट, बट अभी क्या हुआ है नया वाला जो एग्जाम्पशन आया ना वो इधर इंक्लूडेड नहीं। अपना जो लाइफ इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस सारा का सारा एक्सक्लूडेड है,
5 ना, हाँ ला जाती हूँ, उसको चार्ज पे लगा। हेल्थ इंश्योरेंस रहेगा, उसके प्रीमियम के ऊपर आपको कोई भी जीएसटी पे नहीं करना है, ठीक है। वो वाला यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है आप लोगों का, ठीक है। तो वो तो मैंने आप लोग को बता दिया, बेसिक वाला पार्ट है कि अभी से जो भी आपका मैम लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस दोनों रहता है ना, उसके ऊपर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगा। यू कैन पे द प्रीमियम विदाउट द पेमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ जीएसटी। क्लियर विद दिस, मैम ठीक है। नाउ इसके अलावा अपने को और क्या क्या चीजें दिव्या जो है मैम वो एग्जाम, हाँ वो स्क्रीन शेयर करना है। फिर से चला गया क्या? हाँ क्यों हो रहा है, इसको देखना पड़ेगा शायद। चलो ओके, सो यहाँ पे क्या क्या चीजें आ रही है वो देख लेते हैं। सबसे पहला चीज, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ एन्युटी अंडर द नेशनल पेंशन सिस्टम रेगुलेटेड बाय पीएफआरडीए अंडर द पेंशन फंड रेगुलेटेड डेवलपमेंट। तो पीएफआरडीए जो भी सर्विसेज देगा वो आपका एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। आर्मी नेवी एयरफोर्स का जो भी फंड है उसके अंदर जो भी आपका ट्रांजेक्शन जाएगा वो भी क्या होगा, एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के अंदर ही आ जाएगा। थर्ड आप लोग का बोला है नेवल ग्रुप इंश्योरेंस फंड, जो कोस्ट गार्ड वगैरह के लिए रहता है, ठीक है, जो कोस्टल गार्ड होते हैं उनके लिए वगैरह रहता है, वहां पे भी आपका क्या हो जाएगा, जो भी सर्विसेज वो लोग प्रोवाइड करेंगे वो क्या हो जाएगी, एग्जेम्पशन लिस्ट के अंदर आ जाएगी। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ आर्मी और जैसे कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ग्रुप इंश्योरेंस फंड टू देयर मेंबर्स अंडर द ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम ऑफ द कंसर्न सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। तो पुलिस फोर्स के लिए जो भी आप लोग के सर्विसेज होंगे, प्लस आर्मी के लिए जो भी आपके आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के लिए जो भी आप लोगों के सर्विसेज होंगे, वो भी किसके अंदर आ जाएंगे, एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। जो भी व्हाट से कि लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज उनको दिया, बिकॉज उनके जान को खतरा होता है, वो वाले पर्टिकुलर जॉब्स वो लोग करते हैं, तो इन दैट केस उसके ऊपर जो भी लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज वो लोग देते हैं, दोस कम अंडर द एग्जेम्प्टेड कैटेगरी वाला पार्ट। सर्विसेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस प्रोवाइडेड अंडर द फॉलोइंग स्कीम, जनश्री बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना, लाइफ इंश्योरेंस माइक्रो प्रोडक्ट, जहां पे आपका मैक्सिमम कवर कितना है, 2 लाख तक का है बेसिक कवर। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री व्याय वंदना योजना। समझ में आया? ये सारे योजना जो है वो एलआईसी के लिस्टेड वाले योजना के अंदर आते हैं। सिर्फ ये योजना के अंदर जो भी प्रीमियम वगैरह आप पे करोगे उसके ऊपर जीएसटी आपको नहीं लगेगा। दीज आर फ्री वाले योजना, मतलब हम डायरेक्ट डायरेक्टली ही एग्जेम्पशन कैटेगरी अप्लाई कर सकते हो आप लोगों ने। इसी के लिए मैंने बोला कि दिया हुआ है यहाँ पे, बट उसको अमेंड नहीं किया है उन्होंने, ठीक है। अभी जो है आपके सारे ही प्रोडक्ट्स, मतलब प्राइवेट प्रोडक्ट हो गया या पब्लिक प्रोडक्ट हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस सबके ऊपर नहीं है। समझ में आया? ठीक है। दैट इज लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट, जहाँ पे क्या होता है, टर्म इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है विद और विदाउट रिटर्न ऑफ प्रीमियम, बेसिक वाला पार्ट। अभी तो आपका ये सारा ही चीजें एग्जाम कैटेगरी के अंदर आ गई, ठीक है। ये कुछ स्पेसिफिक बॉडीज है जो अगर सर्विसेज प्रोवाइड करती है तो वो एग्जाम हो जाता है। सर्विसेज बाय ईएसआईसी, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, बराबर है, ये लोग कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो एग्जाम है। ईपीएफ, पीएफ ऑर्गेनाइजेशन अपना जो है, ईपीएफ बराबर है कि नहीं, प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, वो भी आपका एग्जाम्प्टेड आ जाएगा, गवर्न अंडर द व्हाट इज कि अपना प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952। इसके बाद कोल माइंस का, जो कोल माइंस के अंडर जो काम करते हैं लोग, उनके लिए जो इंश्योरेंस होता है, उसके लिए अपना ये एक एक्ट होता है, कोल माइंस प्रोविडेंट फंड वगैरह भी उनका होता है, बिकॉज वो लोग अंदर जाके वर्कर्स जो काम करते हैं उनके लिए एक अलग से पीएफ एक्ट बना हुआ है पीएफ के लिए। तो वो भी आपके सर्विसेज अगर प्रोवाइड करता है तो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के अंदर ही आपका आ जाएगा, जीएसटी उसके ऊपर नहीं लगेगा, ठीक है। सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब जो भी पेमेंट्स अपने को दे रहे हैं या जो भी पैसा आपको दे रहे हैं, वो सब चीजें उसके अंदर नहीं होंगी, जीएसटी के एम्बिट के अंदर। पीएफ का कोई भी पैसा अगर तुझे मिलता है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। इंटरेस्ट के फॉर्मेट में मिल सकता है, प्रिंसिपल के फॉर्मेट में मिल सकता है, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, ऐसा, ठीक है। सर्विसेज बाय नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट टू इट्स मेंबर्स अगेंस्ट द कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव फीस। तो एडमिनिस्ट्रेटिव फीस पे करके जो आपको पेंशन सर्विसेज मिलती है उसके ऊपर भी आपको जीएसटी नहीं लगेगा। अंडरस्टूड? जनरल इंश्योरेंस सर्विसेज के अंदर क्या क्या आ गया आपका, हट इंश्योरेंस, कैटल इंश्योरेंस, स्कीम ऑफ इंश्योरेंस फॉर ट्राइबल्स, ठीक है, जनता पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी, ग्रामीण एक्सीडेंटल पॉलिसी, पर्सनल ग्रुप एक्सीडेंटल पॉलिसी फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन, एग्रीकल्चरल पंप सेट एंड फेल्ड वेल इंश्योरेंस। फेल्ड वेल इंश्योरेंस मतलब खोदा लेकिन वहां से वेल निकला नहीं, पानी नहीं निकला, बराबर है। प्रीमियम कलेक्टेड ऑन एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस, रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, आरोग्य बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पायलट स्कीम ऑन सीड क्रॉप, सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑन कैटल इंश्योरेंस,
यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, कोकोनट पाम, मंत्री सुरक्षा बीमा योजना, निर्मया हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। हेल्थ इंश्योरेंस तो अभी सारा का सारा ही आपका एग्जाम हो चुका है, तो वो भी उसके अंदर आ गया। बांग्ला स्वास्थ्य बीमा योजना, समझ में, नथिंग बट जनरल इंश्योरेंस, बेसिक वाले एकदम जो नेसेसिटी वाले पार्ट में आ जाते हैं। आप अगर व्हाट इज कि वेसल इंश्योरेंस के बारे में बोलोगे तो वो टैक्सेबल है। आप अगर स्टॉक इंश्योरेंस लेते हो तो वो टैक्सेबल है। अगर आप फायर इंश्योरेंस लेते हो आपके प्रॉपर्टी का तो वो टैक्सेबल है। वो जनरल इंश्योरेंस वाले पार्ट टैक्सेबल आ जाते हैं। समझ में आया? ये बेसिक फैसिलिटीज है सारे के सारे, तो इनको सिर्फ एग्जेम्पशन कैटेगरी लिस्ट में डाला हुआ है। क्लियर है? Services by way of reinsurance of the insurance scheme specified under, that is retrocessions means reinsurance transaction whereby assumed reinsurance risk is further ceded into the another insurance. It has been clarified that term reinsurance include retrocession services also. तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, ऊपर के जितने भी इंश्योरेंसेस एग्जेम्पशन कैटेगरी में आपने पढ़े हैं, अगर उसका री इंश्योरेंस होता है, री इंश्योरेंस मतलब समझो कि आईसीआईसीआई व्हाट इज कि इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस ने एक सर्विस के लिए इंश्योरेंस करके दिया था, बट इंश्योरेंस का जो वैल्यू है बहुत ज्यादा हो गया, तो उससे उतना नहीं समझाएगा, तो उन लोगों ने क्या किया, एचडीएफसी अर्गो को कॉन्टेक्ट किया, उनको बोला कि आप थोड़ा सा इसमें से ले लो, मैं प्रीमियम भी शेयर करता हूँ तो उसका रिस्क भी क्या हो जाएगा, शेयर हो जाएगा, तो दैट इज री इंश्योरेंस। 50-50 कर लेते, तो उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा, बिकॉज उसके ओरिजिनल ट्रांजेक्शन जो था वो भी जीएसटी के एम्बिट के बाहर था, तो री इंश्योरेंस भी क्या हो जाएगा, जीएसटी के एम्बिट के बाहर हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है। Services of insurance provided by the motor vehicle accidents constituted under the motor vehicles against the contribution made by the insurers out of the premium collected from third party insurance of the motor vehicles. So motor vehicle insurance के लिए भी जो आप लोग कलेक्ट करोगे प्रीमियम वगैरह, उसके ऊपर भी आपका जीएसटी एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगा। क्लियर विद दिस एवरीवन? ठीक है। इसके साथ पेंशन स्कीम खत्म करते हैं, तो एक बार आप लोग चेक कर सकते हो। ठीक है। पेंशन स्कीम के अंदर क्या बोला, अटल पेंशन योजना के अंदर आपको जो भी सर्विसेज मिलेगी, जो भी रिटर्न्स मिलेंगे, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। ये आपका एटीसीडी का पेंशन स्कीम है, करेक्ट है। सेकंड, सर्विसेज बाय वे ऑफ कलेक्शन ऑफ एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ पेंशन स्कीम अंडर एनी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी स्कीम रहेगा, अटल पेंशन योजना इट एट सेंटर लेवल, ये स्टेट लेवल के भी जो स्कीम्स होंगे वो भी इसके अंदर आपके कैटेगराइज हो जाएंगे। क्लियर विद दिस? एक बार लिस्ट पूरा चेक कर लो, यहाँ तक का लिस्ट एक बार पूरा चेक कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं बिजनेस करेस्पॉन्डेंट वाला पार्ट, इसके बाद देखिए। डन? चल रहा है? बिजनेस फैसिलिटेटर करेस्पॉन्डेंट पढ़ा है टॉपिक, अगेन उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में समझा के बोला। इंटरनेट डिस्काउंट में ना उसमें लिखा है टोल बाय रिलेटेड पर्सन वर्स एफिलिएट ऑन द इंटरनेट डिस्काउंट नॉट अ सप्लाई ऑफ सब सर्विस। हाँ, क्योंकि उसमें कोई सप्लाई, इसलिए मैंने बोला ना कि वहां पे आपका ये होता ही नहीं, क्या क्रेडिट वेरिफिकेशन होता ही नहीं है, चीजें देखी नहीं जाती, तो जब कुछ सर्विस दे ही नहीं रहे तो उस चीज को मैं सप्लाई ऑफ सर्विस बाय डिस्टिंक्ट पर्सन या रिलेटेड पर्सन करके मैं लेके भी नहीं आ सकती अंडर 7 मंथ्स जो अपना पड़ा हुआ, ऐसा समझा। शेड्यूल 1 में भी मैं उसको नहीं लेके आ सकती, बिकॉज जब चेकिंग हो ही नहीं रही है या कुछ अगर वेरिफिकेशन हो ही नहीं रहा है, तो इन दैट केस फिर पैसा किसका, मेरा पार्टी है, मुझे पता है कि उसका क्रेडिबिलिटी कैसा है क्या है, तो मैं उसको सीधा सीधा लोन दे रहा हूँ 4 करोड़ रुपए का। अब उसमें वो दे पाएगा नहीं दे पाएगा ये मुझे चेक करने की जरूरत नहीं, बिकॉज मेरा ही बंदा है, मुझे पता है कि उसका क्रेडिबिलिटी है एंड दे कैन गिव द मनी, तो उस केसेस में आई विल बी गोइंग फॉरवर्ड विद डायरेक्टली द लोन पार्ट। चलो बाय एवरीवन।